Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 3 more minutes to go. Welcome Shrey, Shashank, Pratik, Akash, Anurag, Acharya, Raghuram, Rahul, Souvik, Vidushi and others. Good evening Anurag, Mahinder, Abhishek. Akash, Mohinder, Vidushi, Abhishek, Rahul Kumar. शुभम, अतुल्य, पल्लवी, ऐश्वर्या. 30 more seconds, then we'll start the class. Shailendra, Roli Rani, Chaya Priya, Aishwarya, Shubham, and others all have joined. So now we'll start the class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? अनुराग, सौरभ, विनोद, अंकित, मंटू, खिलाड़ी, जितेंद्र, जीनूक, Vijay, Oswin and others. The answer is yes. So we'll start the class. कहीं पर भी ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम आए तो आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करिए. गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करो, कोई एड ऑन है तो उसे डिसेबल करो, देन इट शुड वर्क. ये अपनी क्लास का ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और उसके मॉडल आंसर. यूपीएससी का मेंस का सिलेबस और फॉर्मेट 2013 में चेंज होता है. पहले जीएस के सिर्फ 2 पेपर रहते थे, फिर बढ़ के हो गए 4. So from 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. अब यहाँ पर 2019 और उसका मेंस पेपर 1, 2 और 3 वो मैंने कंप्लीट कर दिया है. उसके वीडियो आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएंगे. तो कुल मिलाकर हर एक पेपर के अंदर 20 क्वेश्चंस और ऐसे 3 पेपर्स तो हो गए 60 मॉडल आंसर हमने देख लिए. इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स में भी 2018 तो उसके पेपर 3 के और 2017 उसके पेपर 1 के वो जवाब मैंने आर्टिकल फॉर्मेट में अपनी साइट munal.org/mains में डाल के रखे. इसलिए क्योंकि वैसे प्राइम फोकस अपना रहता है कि मेंस आंसर राइटिंग फॉर इकोनॉमी सब्जेक्ट, तो रिवर्स ऑर्डर में अगर चले तो 2013 का पेपर 3 कंप्लीट, 2018 का पेपर 3 वो भी कंप्लीट आर्टिकल के फॉर्मेट में, और अब हम गए 2017 में. तो आज का अपना ऑब्जेक्टिव है मेंस पेपर 3 2017 और वहाँ पर इकोनॉमी के जो प्रश्न पूछे गए थे. इकोनॉमी फॉर मेंस एग्जाम पेपर 3 इकोनॉमी का सिलेबस वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी
टू क्विकली रिकैप द थिंग्स, इंडियन इकोनॉमी के प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज देयर इन गवर्नमेंट बजटिंग, लिबरलाइजेशन की भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट हुई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या बदलाव किया गया और उससे क्या असर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, एंड लास्टली इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। सो दिस इज द सिलेबस। अब यहाँ पर मेंस पेपर 3 2017 के अंदर इकोनॉमी से कुछ 5 प्रश्न पूछे गए। एक तो ये कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स हम लोग क्यों डेवलप नहीं कर पाए। सेकंड, भारत के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ से कम क्यों है। तीसरा, क्या भारत के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ हमें दिख रहा है और अगर नहीं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। चौथा, सेविंग रेट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ग्रोथ, क्या आप इससे सहमत है या इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए। एंड लास्टली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एयरपोर्ट और उसके क्या प्रॉब्लम्स है और उसमें क्या सोल्यूशन ले सकते हैं। सो वन बाय वन वी विल सी देम, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मित्रों, जब हम लोग इकोनॉमी की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, खास करके ये जो पेपर 3 के अंदर ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए 2017 का पेपर वैसे पेक्यूलियर है, पूछने को तो सिलेबस में बहुत कुछ है, बट मैन्युफैक्चर ये देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ से कम क्यों, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, सेविंग रेट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि नहीं। सो आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन उन्होंने 3 तो ग्रोथ पे ही पूछ लिए। खैर, ये सब के अंदर मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे अपने को विंडोज 10 चलाना है तो इतने MB का रैम होना चाहिए, इतना CPU होना चाहिए। जस्ट लाइक दैट इकोनॉमी में आपने ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करनी है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, आपके पास थोड़ा डेटा होना चाहिए इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए। वो थोड़े नेशनल रिपोर्ट, थोड़े इंटरनेशनल रिपोर्ट, थोड़े कुछ इंडाइसिस जैसे जीडीपी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी, हंगर, क्योंकि ग्रोथ मतलब उसमें थोड़ी ये भी बात करनी पड़ेगी। फिर कुछ बार पूछते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करो, तो हंगर, पॉवर्टी, जेंडर, ये सब थोड़ा थोड़ा करके चलना है। इसके अलावा क्लास 11 NCERT और वहाँ पर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी आपको पूर्व भूमिका पता होनी चाहिए, ताकि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले क्या प्रॉब्लम्स थे, अब क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करके कुछ चीज़ें लिख सकें। ग्रोथ के नाम पर आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, पर्टिकुलरली दो स्कीम्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जनधन योजना, मुद्रा, इंश्योरेंस, पेंशन टाइप की चीज़ें। एग्रीकल्चर के लिए क्या योजना है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम पर एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिमूवल, इसकी थोड़ी थोड़ी मेन योजनाएं तो आपको पता होनी चाहिए। फिर कम से कम लास्ट 5 सालों के इकोनॉमिक सर्वेस, उसका वॉल्यूम 1 और उसके इंडिविजुअल चैप्टर पेज बाय पेज नहीं पढ़ने, सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ध्यान में होना चाहिए। आज हम लोग ये जो मॉडल आंसर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो सब चीज़ों का ही मसाला हमने मिलाकर सब्जी बनानी। कंक्लूजन के लिए आपके पास पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। 1 बाय 1 नंबर टू नंबर याद नहीं रखने, लेकिन कम से कम वो वाले गोल्स जहाँ पर पॉवर्टी, हंगर, जेंडर डेवलपमेंट की बात हो, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जनरल रीडिंग ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर, योजना मैगजीन पढ़ो, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ो, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वो मैगजीन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है 150 250 वर्ड के अंदर, तो उतना तो ये सब करके जाए आदमी आराम से वो खिचड़ी उसकी बना सकता है। तो थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, तो पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स रादर देन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। पूंजी साध्य निर्यात के स्थान पर श्रम साध्य निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र विफल रहा है। वो क्यों रहा है उसकी कुछ थोड़ी आप बात करिए। अकाउंट फॉर मतलब उसका हिसाब दीजिए, एंड देन सजेस्ट मेजर्स फॉर मोर लेबर इंटेंसिव रादर देन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। पूंजी साध्य निर्यात की अपेक्षा श्रम साध्य निर्यात बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, पूछा गया मेंस पेपर 3 2017 150 वर्ड्स। पहले तो जरा ये इसका एक स्केलेटल फ्रेमवर्क बना देते हैं, जवाब लिखना कैसे। प्रश्न कुछ ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम लोग एक्सपोर्ट तो कर पाते हैं, लेकिन वो ऐसे एक्सपोर्ट नहीं कि जहाँ पर लेबर इंटेंसिव टाइप के एक्सपोर्ट हो। तो इसका क्या कारण है वो बताइए और सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन वो चीज़ क्या होती, और फिर आप एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि भारत के एक्सपोर्ट हैं वो किस टाइप के हैं, लेबर इंटेंसिव है कि कैपिटल इंटेंसिव है। उसके बाद जाएंगे आप बॉडी पार्ट 1,
तो वहाँ पर अकाउंट फॉर दिस फिनोमिना, मतलब हिसाब दीजिए ऐसा क्यों हुआ है। तो आप पहले बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों भारत में लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट क्रिएट नहीं कर पाए, और फिर बॉडी पार्ट 2 में बात करनी है कि सजेस्ट रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म में आप अलग अलग क्षेत्र में क्या सुधार करेंगे। एमएसएमई में ऐसा करो, ईस्टर्न इंडिया के अंदर और स्टार्टअप कंपनियों को एनकरेज करो, रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करो, टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर, फुटवेयर सेक्टर, असेंबल इन इंडिया, ये सब में थोड़ा थोड़ा लिखो। और मैंने जो आपको आगे बताया, ये ऐसा नहीं कि अपने दिमाग से मैं कुछ सोच के यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे लास्ट 5 ईयर के पढ़े उसी के आगे पीछे की बात है, वो सब छापनी है। एंड यू आर डन विद दिस। एंड लास्टली द कंक्लूजन। तो हाँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए या भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकी लाभांश, उसको हासिल करने के लिए हमने करना चाहिए, और सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं वो प्रशंसनीय है, और हमने आगे बढ़ते रहना है। सो दैट इज द स्केलेटन। मित्रों, कोई भी बिजनेस शुरू करना है, एक्सपांड करना है, तो उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए, और वो सब फाइनेंस आप लेकर आए, और फिर आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कुछ भी आपने उत्पादन किया, उसमें जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है या उत्पादन का जो फाइनल कॉस्ट आया, उसके अंदर कुछ कॉस्ट ऐसा होगा जो आपने लेबर पे खर्च किया होगा, कुछ ऐसा जो कैपिटल यानी कि मशीनरी या प्लांट पे खर्च किया होगा, कुछ ऐसा होगा वो सब रॉ मटेरियल वगैरह में गया होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा मुद्दा है कि लेबर वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव, तो इन पर दोनों पर हम फोकस करें। नाउ कंसिडर द केस ऑफ एविएशन सेक्टर। आप एरोप्लेन की कुछ एयरलाइन कंपनी शुरू कर रहे हैं, और उसमें आपने 100 रुपये निवेश किए हैं, तो उसमें पायलट की सैलरी कितनी होगी, और एयरक्राफ्ट खरीदने का, उसके रिपेयर मेंटेनेंस और फ्यूल का और वो सब खर्चा कितना होगा। सो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट ही सबसे ज़्यादा तो आपका पैसा खा जाएगा, पायलट की सैलरी वो तो कम होगी। तो एविएशन इंडस्ट्री को आप क्या बोल सकते हैं। हो सकता है आपका 100 रुपये में से 30 रुपये लेबर पे जा रहा है और 70 कैपिटल। कैपिटल मतलब यहाँ पर पूंजी उस अर्थ में नहीं है, कैपिटल मतलब मशीनरी या फैक्ट्री का जो प्लांट है उस अर्थ में बोल रहे हैं। तो हाँ, ज़्यादातर तो वो एयरप्लेन खरीदने में, उसकी मरम्मत में ही चले जाएंगे। सो देयरफॉर वी कैन से एविएशन सेक्टर इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। सिमिलरली द केस ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी, आयरन स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। टेलीकॉम के अंदर भी उसका जो टावर और सैटेलाइट और वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पैसा खा जाता है। बाकी मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव तो थोड़े थोड़े सैलरी में आपको मिल जाते हैं। सो दीज आर ऑल कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। अभी आप स्लाइड में राइट हैंड साइड पर देखो, तो वहाँ पर जैसे कि एग्रीकल्चर, ऑफलाइन टीचिंग, कि ऑफलाइन टीचिंग करनी है तो उसमें क्या सर्वर का कोई चीज़ है नहीं, 3-4 हज़ार का वाइट बोर्ड खरीदा, 100-200 रुपये की वो सब मार्कर पेन वगैरह ले लिया, और बस काम हो गया। और फिर बाकी की मेन जो आपका खर्च होगा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, दैट विल बी द सैलरी ऑफ द टीचर्स। तो आप ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे, लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें 100 रुपये आप खर्च करें तो 70 तो शायद टीचर की सैलरी में जाएंगे, और बाकी 30 वो जो आपका ऑफिस और उसके अंदर जो जो आपने साजो सामान लिया है। सो देयरफॉर एग्रीकल्चर में भी कुछ ऐसा ही, फार्म लेबरर का पूरा जो तामझाम बहुत ज़्यादा रहता है। ऑफलाइन टीचिंग देख लो, फर्नीचर मेकिंग, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल गारमेंट्स। टेक्सटाइल जो कपड़ा पूरा बनाना है वो तो मशीन से हो सकता है, बट उसमें से अगर टी शर्ट या शर्ट बनाना है तो फिर आदमी चाहिए होंगे। तो गारमेंट मेकिंग इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो ये पहले दिमाग में विभावना क्लियर होनी चाहिए कि कैपिटल और लेबर इंटेंसिव चीज़ क्या होती है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हम इन चीज़ों को डिफाइन करें। टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज, एंटरप्रेन्योर विल यूज 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आप जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। अगर इन्वेस्टमेंट का ज़्यादातर हिस्सा फिक्स्ड एसेट जैसे कि मशीन प्लांट में जा रहा है, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्शन का मोड है कैपिटल इंटेंसिव मोड ऑफ प्रोडक्शन। अगर इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा पोर्शन लेबर कॉस्ट में जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि लेबर इंटेंसिव टाइप ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये पहले हमने इसको डिफाइन किया। अब आपने डेटा देना है कि भारत में से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है वो किस टाइप की है, लेबर इंटेंसिव वाली है कि कैपिटल वाली। ये डेटा भी हमने अलग से सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाता है। एज पर द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, भारत के अंदर से हम लोग जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, करीब $300 बिलियन से ज़्यादा उसमें से कमाई होती है। और उनमें भी हमारे नोटेबल एक्सपोर्ट्स हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे नेफ्ता, पेंट, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, आयरन स्टील इंडस्ट्री, पर्ल, प्रेशियस स्टोन, ज्वेलरी। ये सब के अंदर आप पाएंगे कि उसकी जो प्लांट मशीनरी और इनपुट्स हैं, so it is more of a capital intensive industry rather than labor intensive industry, most of this thing.
हो सकता है थोड़ी ज्वेलरी ऐसी हो जहाँ पर आदमियों का बहुत ज़्यादा तामझाम लगता हो, बट कंपेयर टू दैट ये फार्मास्यूटिकल देखो, आयरन स्टील देखो, पेट्रोलियम रिफाइनिंग देखो, लॉट ऑफ मशीनरी, फिक्स्ड एसेट कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो ये दिखाता है कि भारत के एक्सपोर्ट, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर कैपिटल इंटेंसिव रादर देन लेबर इंटेंसिव। बस तो अब बॉडी पार्ट वन में आपने बात करती है कि व्हाई इज दिस, व्हाई डिड दिस हैपन। कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो इकोनॉमिक सर्वे ने प्रीवियस ईयर्स में बोला है, शुरुआत में एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, फिर धीरे धीरे लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे टेक्सटाइल, जीन्स ऐसा कुछ बनाना शुरू करेंगे, मतलब ब्लू कॉलर टाइप के जॉब्स होंगे। फिर धीरे धीरे इकोनॉमी और ग्रो होगी तो जेट्स, मतलब जेट प्लेन, एरोप्लेन जैसी हाई स्किल टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होगी, और सर्विस इंडस्ट्री और ज़्यादा फूलेगी, फाइनेंस देख लो, रियल एस्टेट देख लो, या कॉल सेंटर, आईटी, बीपीओ टाइप ऑफ जॉब्स, तो वाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट होंगी। भारत के अंदर समस्या ये रही कि हमने ये स्टेज में ग्रो नहीं किया है। 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आए तो हमने सीधा एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी से सीधा डायरेक्टली सर्विस सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी में हम लोग पहुंच गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फैक्ट्री, लेबर लॉज, वो सब की सुविधा नहीं थी। तो जिनके पास थोड़ी दिमाग था, वो नारायण मूर्ति टाइप के लोग, उन्होंने सोचा कि कुछ जीन्स या शूज़ कुछ बनाना नहीं, सीधा हम लोग आईटी बीपीओ का कुछ काम करते, बिकॉज सो मैनी बॉटल नेक्स इफ यू वांट टू गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो दिस इज वन प्रॉब्लम। उसके बाद 2019 जुलाई में इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसका लेबल था इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे का लेबल होता है उसके पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर। तो उसके वॉल्यूम 1 चैप्टर 3 में बात करी थी कि भारत के अंदर बिकमिंग ड्वार्फ्स टू बिकम जायंट्स, रीओरिएंटिंग पॉलिसीज फॉर एमएसएमई ग्रोथ। ये पूरे चैप्टर का जिस्ट कुछ ऐसा था कि सामान्य रूप से कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू होती है तो इन्फेंट या बेबी स्टेज में होती है, बच्चा छोटा होता है। जैसे कि ये धीरूभाई अंबानी ने काम शुरू किया तो 1960s में रिलायंस कमर्शियल ऐसा पॉलिएस्टर फाइबर टेक्सटाइल बनाने की उन्होंने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज शुरू करी थी। उस वक्त उनको सरकार से मदद मिली होगी, सब प्रोक्योरमेंट कोटा, मुद्रा लोन, सिडबी हेल्प। ऑफकोर्स मुद्रा लोन उस वक्त तो नहीं था, बट उसके पैरेलल जो भी एमएसएमई की मदद के लिए चलता होगा वहां पर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर, तो वो सबसे वो उन्हें मदद मिली होगी। और फिर आगे चल के अब वो एक जायंट इंडस्ट्री बन गई जिसका टर्नओवर करीब 6 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो ओरिजिनली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन कुछ ऐसी थी कि जिसने अपनी प्लांट मशीनरी में 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना किया हो, और आगे चल के अगर उससे ज़्यादा अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर देन यू वुड बी कॉल्ड एज नॉन एमएसएमई टाइप ऑफ कंपनी। तो फिर आपको ये सब अलग अलग लोन और स्कीम सब्सिडी का लाभ शायद नहीं मिलता था। सो नेचुरली धीरे धीरे प्रोग्रेस हमने ऐसे करना है और स्कीम का लाभ हमने छोड़ देना है। बट बहुत सारी कंपनियां जानबूझकर अपना ग्रोथ खुद ही रोक देती है ताकि उनको स्कीम के लाभ मिलते रहे। सेकंड, जैसे जैसे आपकी कंपनी और ज़्यादा ग्रो करती है तो आपको अलग अलग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर है तो आप पर लगेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। यानी अगर आपने उन वर्कर में से किसी को नौकरी से, मतलब कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ वर्कर्स को निकालना है, या आपने कोई फैक्ट्री का एक प्लांट बंद कर देना है, तो उससे पहले गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ती है। सिमिलरली अगर आपके पास 10 to 20 वर्कर्स हैं, उस हिसाब से आप फैक्ट्री एक्ट की परिभाषा में अगर आ गए तो आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपने उन फैक्ट्री वर्कर्स को रेस्टरूम की सुविधा, क्रेशेस मतलब बच्चों के झूले घर की सुविधा और दूसरी फैसिलिटी देनी होगी। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो वो फैक्ट्री लेबर इंस्पेक्टर आके ब्राइब मांगेगा, हैरेसमेंट करेगा। सिमिलरली ईएसआईसी एक्ट, ईपीएफओ एक्ट, ये सब में ऐसा होता है कि सपोज आपकी ऑफिस कंपनी के अंदर 10 या 20 लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी का कुछ पैसा आपने कट करना है, सामने अपने पॉकेट से भी कुछ पैसा ऐड करना है, और फिर वो पैसा अपने प्रीमियम के स्वरूप में ईएसआईसी या ईपीएफओ में डालना है, उधर से हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ये सब वर्कर को निकल के आएगा। तो जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती है आपके ऊपर ऐसी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। इसलिए ये लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि धीरू भाई तो उनकी सोच बड़ी थी, तो उन्होंने तो ठीक है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो बढ़ने दो, मैं तो अपनी कंपनी ग्रो करते रहूँगा, तो वो आगे बढ़ पाए। लेकिन बहुत सारे भारत की पब्लिक ऐसी छोटी सोच की रखती है
कि मैं वो जो एमएसएमई की डेफिनेशन है कि 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर वो सब एक तो स्कीम का लाभ बंद हो जाएगा। अगर मैंने 10-20 लोगों से ज़्यादा हायर किया तो ये अलग अलग ईपीएफओ ईएसआईसी 25 जात के कानून मेरे पे लगेंगे। तो मैं अपनी एक कंपनी को ज़्यादा बड़ा नहीं होने दूंगा। जब भी थोड़ी वो बड़ी होने शुरू हो जाएगी तो मैं एक अलग से नई कंपनी रजिस्टर कर दूंगा, ताकि मुझे कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहे। तो यानी नेचुरली जो बच्चे का ग्रोथ ऐसे होना चाहिए कि उसकी हाइट बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो अपनी हाइट खुद नहीं बढ़ने देते, वो बौने रह जाते हैं, ड्वार्फिज्म, जैसे वो जीरो के अंदर शाहरुख खान था उस टाइप की। सो वाई दिस इज नॉट हेल्पफुल फॉर द लेबर इंटेंसिव, हमने एक्सपोर्ट क्रिएट करना है तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंपनियां बड़ी होंगी नहीं तो उसमें जिस स्केल पर प्रोडक्शन होना चाहिए वो करेंगे नहीं, इसलिए वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाते। इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि भारत के आप ये सब इंडस्ट्रीज को देखो, मैक्सिको की इंडस्ट्रीज को देखो, तो पता चलता है मैक्सिको वाले प्रोडक्शन भी ज़्यादा करते हैं, जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट करते हैं कंपेयर टू दिस इंडियन ड्वार्फ टाइप ऑफ कंपनीज। इसलिए ये जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम है कि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करो, उसके लिए हमने ये ड्वार्फिज्म बौनेपन को रोकना होगा। क्योंकि ऐसी छोटी कंपनी, वो उसके पास ना तो फंड होंगे ना तो मोटिवेशन होगा कि वो रिसर्च डेवलपमेंट, इनोवेशन, बिजनेस एक्सपांशन ग्लोबल स्केल पर करे, और ग्लोबल स्केल तक उसकी सोच ही नहीं होगी तो वो एक्सपोर्ट कब करेगा और उसमें लेबर इंटेंसिव कब लेके आएगा। इसलिए सोल्यूशन के नाम पर एक तो एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज की जाए, जो हमने आत्मनिर्भर भारत में कर दी। फिर आप जानते होंगे कि बैंकों के ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स लगते हैं, यानी उन्होंने अपने लोन का कुछ हिस्सा लघु उद्योग को, वीकर सेक्शन, फार्मर, इन सबको देना है। तो सर्वे ने सजेस्ट किया कि उसमें कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए जाए कि जो एकदम छोटी और नई कंपनियां हैं उनको फायदा दिलाओ, ऐसी बोना टाइप की जो कंपनियां उनको फायदा मत दो। और एमएसएमई की जितनी भी योजनाएं उसमें सनसेट क्लॉज होना चाहिए, मतलब जैसे सूर्यास्त हो जाता है उसी प्रकार उसको जो जो लाभ दिए जाते हैं वो 5-7 साल के लिए हो, फिर वो लाभ देना बंद कर दो, ताकि वो उसके ऊपर प्रेशर बने कि अब या तो वो बड़ा हो जाए या फिर कुछ और काम करे। अगर वो आदमी, उसकी एक कंपनी में उसने लाभ ले लिया, फिर नया कंपनी फिर से बना रहा है, फिर से वो सब एमएसएमई स्कीम का लाभ लेने के लिए, तो उसके ऊपर ट्रैकिंग करो आधार नंबर की मदद से, और फिर उसको हर बार ये की योजना का लाभ मत दिया करो। एंड वी शुड लास्टली फोकस ऑन द हाई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, उनको ईज ऑफ क्रेडिट वगैरह मिलती रहे, दीज आर रिक्वायर्ड। तो प्रश्न ये था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट क्यों नहीं क्रिएट कर पाया, क्योंकि अपनी ज़्यादातर एमएसएमई इंडस्ट्री की सोच ही एकदम छोटी और बौने टाइप की थी, इसलिए नहीं कर पाए। सेकंड, दूसरा प्रॉब्लम है कि भारत की एजुकेशन सिस्टम की कुछ मर्यादाएं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिसके चलते हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है ही नहीं। इसलिए या तो इंडस्ट्रियलिस्ट आईफोन जैसी चीज़ बनाएगा नहीं, अगर अगर उसको बनानी होगी देन ही विल प्रीफर कैपिटलिस्ट मशीन रोबोटिक्स टाइप ऑफ प्रोडक्शन। उसको पता है पब्लिक को रखोगे तो उनके पास स्किल नहीं है और वो ठीक से हमें आउटपुट दे नहीं पाएंगे। एज अ रिजल्ट जो उत्पादन होता है कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ, जहाँ पर मशीन, रोबोट्स, ये सब का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। भारत के अंदर करीब 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन इज वीमेन, महिलाओं की आबादी पूरी जनसंख्या की आधी है, लेकिन उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम के अंदर हिस्सेदारी, मतलब पेड एम्प्लॉयमेंट में कितनी है, बहुत कम है। क्योंकि भारत में जो एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल नॉर्म्स है, इसलिए सब वीमेन को नौकरी का मौका नहीं मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो, क्योंकि अगर वो सब काम करने के लिए आएंगे तो हाँ, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट के लिए कुछ हमें और वर्कर्स मिल जाएंगे। यूएसए और यूरोपियन यूनियन, वहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद का माहौल है, यानी कि वो लोग भारत से इंपोर्ट होने वाली, चाइना से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं, जिसके चलते अपने लेदर, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स उनकी पब्लिक को महंगे लगते हैं, जिसके चलते वो चीज़ की डिमांड कम रहती है। तो फीमेल वर्कर जिनको रोजगार शायद मिल भी सकता, उनको अभी मिल नहीं रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन हो गया बॉडी पार्ट 1 में कि क्यों हम लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट बना नहीं पाए। फिर बॉडी पार्ट 2 में कि इसके लिए क्या रिफॉर्म लेने चाहिए। तो एमएसएमई के रिफॉर्म हमने कुछ ले लिए, अब बाकी सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में स्टार्टअप को बढ़ोतरी दो, रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करो, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, असेंबल इन इंडिया, इन सबको एनकरेज करो। ये भी मेरे मुद्दे नहीं, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में दिया, पिछले 4-5 साल के सर्वे पढ़ लो, आराम से सारे मुद्दे मिल जाते हैं। तो ये जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2020 में आया, उसने पाया कि भारत के अंदर
ईस्टर्न इंडिया, पूर्वीय भारत, वहाँ पर आप जानते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाई, टोटल फर्टिलिटी इज़ वेरी हाई, तो वहाँ पर तो मजदूर बहुत ज़्यादा हैं। ईस्टर्न इंडिया हैज़ लार्ज पूल ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, लेकिन वहाँ पर द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फर्म्स आर वेरी लेस कंपेयर टू वेस्टर्न इंडिया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनियाँ सेटअप हैं, स्टार्टअप बन रहे हैं, ऐसा सीन नहीं है। जबकि जितनी ज़्यादा स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उस हिसाब से वहाँ पर वेल्थ क्रिएशन और जॉब क्रिएशन बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने माना। सो व्हाट आर द चैलेंजेस? एक तो ईस्टर्न इंडिया में लिटरेसी लेवल थोड़े कम है, साक्षरता कम है, जिसके चलते वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप, आदमी ने कॉलेज कंप्लीट ही नहीं की होगी तो उसको दिमाग में होगा ही नहीं कि ऐसा रोमन साइनी जैसा स्टार्टअप कुछ बना सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा सजेस्ट किया है कि ईस्टर्न इंडिया में हमने कॉलेज की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। सेकंड, वहाँ पर लेबर लॉज आर क्वाइट इनफ्लेक्सिबल। बंगाल वगैरह राज्य की, जहाँ पर उनकी लोकल पॉलिटिक्स लेबर और मार्क्सिज्म और ट्रेड यूनियन के आसपास ही चलती है, तो वहाँ कोई फैक्ट्री आपने लगाई और उसमें से 2 लोगों को भी नौकरी से निकालो तो इतना धरना प्रदर्शन और हंगामा हो जाता है कि कोई उद्योगपति वहाँ जाना नहीं चाहता। सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकॉम सर्विस, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब के चलते वहाँ पर लेबरर्स तो हैं, बट वहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर पाए और लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स भी ग्रो नहीं कर पाए। सो वी हैव टू एड्रेस दिस चैलेंजेस। पिछला लेक्चर अगर आपको ये सीरीज में याद हो तो हमने मेंस पेपर 1 2019 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के मॉडल आंसर देखे थे। वहाँ पर एक प्रश्न ये था कि भारत में हम लोग रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग अगर करेंगे तो उससे रोजगार में कैसे मदद मिलेगी। तो आपको अगर याद हो तो मैंने बात करी थी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमने बाम्बू बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फोकस करें, कोस्टल स्टेट्स के अंदर कोयर बेस्ड और बंगाल के आसपास जूट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एनकरेज करें। और उसमें क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको मजदूर ज़्यादा चाहिए, वो रोबोट और मशीन से सारा काम नहीं हो सकता। सो यू रिफर टू दैट पर्टिकुलर आंसर और उसमें से आप थोड़े मुद्दे लिख दो कि जूट, बैम्बू, कोयर इंडस्ट्री है, उसमें हम लोगों ने ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट किया, तो हम उन प्रोडक्ट्स को फर्स्ट वर्ल्ड कंज्यूमर्स, विकसित देशों के जो ग्राहक हैं उनके लिए अपीलिंग बनाए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल, ये जूट की ही चीज़ें, तो वैसे तो अनाज भरने की बोरी भी जूट की होती है, लेकिन एकदम प्रीमियम क्वालिटी का आपने जूट से कुछ मटेरियल बनाया तो BMW कार का जो इंटीरियर होता है और उसके सीट कवर, उसके भी लिए वो यूज़ करते हैं। सो प्रीमियम क्वालिटी, फिनिशिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, हाईलाइटिंग द लो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्योंकि अमेरिका यूरोप के लोग वो बहुत ज़्यादा हाँ पर्यावरण के लिए ये अच्छा है कि नहीं वगैरह, उनको सब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसा उनका माहौल है कि अब एनवायरनमेंट पर बहुत कम नुकसान होना चाहिए, ग्रेटा थनबर्ग टाइप ऑफ थिंग। तो उनको हम हाईलाइट करें, हाँ ये बहुत अच्छा है जूट, कोयर एंड बाम्बू इंडस्ट्री, एंड लाइक दैट वी कैन एनकरेज देम टू बाय आवर प्रोडक्ट्स, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट भी हो सकता है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे करीब पिछले 4 साल से हर बार एक ही बाजा बजाते रहता है कि टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री को एनकरेज करो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का ये मानना है कि भारत की ज़्यादातर पब्लिक के पास हाई स्किल नहीं है, लो स्किल है, तो वो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, वो थोड़ा सिलाई मशीन और ये मशीन ऐसे चलाते हैं, सिखा दो काम हो गया। सो वी कैन अब्जॉर्ब ऑल दिस लो स्किल्ड वर्कर्स एंड वीमेन वर्कर्स ऑल्सो इन दिस इंडस्ट्री। और उसके लिए ज़रूरत ये है कि सब वीमेन वर्कर तो कोई ईस्टर्न इंडिया से सिटी एरिया में माइग्रेट शायद ना हो पाए, तो हमने ऐसी सब कंपनियों को ही एनकरेज करना चाहिए कि आप स्मॉल टाउन, रूरबन एरिया मतलब ऐसा गांव जब धीरे धीरे बड़ा होकर स्मॉल टाउन का शक्ल ले रहा है, तो हमने ऐसी कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव देकर, सब्सिडी देकर ऐसे छोटे गांव की तरफ फैक्ट्री यूनिट लगाओ, ऐसा एनकरेज करना चाहिए ताकि वो सब उसको कवर कर सके। सर्वे ने ये भी पाया कि बांग्लादेशी गारमेंट्स वो यूरोपियन यूनियन में बहुत बिकते हैं कंपेयर टू इंडियन गारमेंट्स। उसका ये कारण है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नियम बनाए हैं कि जब भी कोई लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, अति पिछड़े देश से कोई एक्सपोर्ट हो रहा है तो सामने वाली पार्टी ने उस पर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी। तो अगर भारत से हमने 100 रुपये का शर्ट भेजा, बांग्लादेश से 100 रुपये का शर्ट गया यूरोपियन यूनियन में, तो बांग्लादेश वाले पर 0 टैक्स लगेगा, भारत वाली चीज़ पर हो सकता है 16% टैक्स लगे यूरोप की तरफ से। सो ऑब्वियसली पीपल विल नॉट बाय आवर शर्ट, दे विल प्रीफर बांग्लादेशी शर्ट। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट कर रहा है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाहिए ताकि 0% टैक्स हमारी चीज़ों पर लगे, ऐसा कुछ बनाओ
तभी हम प्राइस कंपटीशन में उनके साथ उतर सकते हैं और अपना जो भी टेक्सटाइल है वो उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो अपने आप हो गया लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। भारत के अंदर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा बॉटलनेक है। मतलब इंडोनेशिया से अगर एक शिप आपने भेजा यूएसए में और भारत से आपने एक शिप भेजा यूएसए में, तो इंडोनेशिया वाला बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने ये रोड और पोर्ट के अंदर भी सामान भेजा, उसको शिप के अंदर लादना, लोडिंग अनलोडिंग, वो सब बहुत इनएफिशिएंट है। सो वी हैव टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स एज वेल। उसी प्रकार पिछले करीब 3 साल से बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे की लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री को फोकस करो। इंडिया इज द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फुटवेयर, लेकिन एक्सपोर्ट सेक्टर में हमारा कम ही है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड है आजकल फुटवेयर वो लेदर के नहीं, ऐसे सब जो होते हैं आर्टिफिशियल, जो भी कुशन, प्लास्टिक और नायलॉन, पॉलिएस्टर, ऐसी चीज़ों से बने हुए फुटवेयर पब्लिक पहनना पसंद करती है। उसके दो कारण हैं कि लेदर की, प्योर लेदर के सामने ऐसे शूज़ ज़्यादा चीप होते हैं, सस्ते, और वहाँ पर कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, आरामदायक होते हैं। लेकिन भारत की ज़्यादातर अपनी स्पेशलिटी है कि लेदर के शूज़ हम बनाने में अच्छा जानते हैं। सो वी नीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ये प्यूमा, नाइक, अडिडास टाइप की चीज़ हम लोग भी बना सकें। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2020 में ये भी बोला गया कि भारत ने असेंबल इन इंडिया एनकरेज करना चाहिए। मतलब कि नेटवर्क्ड गुड्स जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंसिडर द केस ऑफ आईफोन। आईफोन पूरे का पूरा चीन में असेंबल नहीं होता, उसका एलसीडी स्क्रीन सिंगापुर से आता है, उसका कैमरा जापान से या ताइवान से आता है, उसकी बैटरी तीसरी कोई कंट्री से आती है, और चीन के अंदर तो उन सब की सिर्फ असेंबली होती है। तो ये जो पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है, उस नेटवर्क ग्लोबल असेंबली चेन में भारत भी हिस्सा बने, और ऐसे जो भी डेल का कंप्यूटर, सैमसंग का टीवी, आईफोन का मोबाइल, या ऐसी हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा हम लोग बनाकर उनको दे, और पूरी प्रोडक्ट कहीं पर असेंबल हो रही है, ऐसा अगर हम काम करेंगे तो उससे 2030 तक भारत में 8 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट होंगे, और भारत का वर्ल्ड एक्सपोर्ट में हिस्सा बढ़कर 6% हो जाएगा। तो अपने आप टारगेट अचीव हो गया कि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट करना है तो यस, असेंबल इंडिया को एनकरेज करना है। सो वी आर डन विद इंट्रोडक्शन। बॉडी पार्ट 1 की क्यों समस्या थी, बॉडी पार्ट 2 में सारे रिफॉर्म्स हमने दिखा दिए, एंड लास्टली द कंक्लूजन कि हाँ ये सब करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेमोग्राफिक डिविडेंड ये सब हो सके। सो कंक्लूजन, यस दिस इज रिक्वायर्ड। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब कि वर्किंग एज पॉपुलेशन और सामने छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग, वो तुलना में कितने कम या ज़्यादा है, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो मैक्सिमम हो जाएगा 2041, कि जब अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी करीब करीब 60%, और उसके सामने छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग कुल मिलाकर होंगे ओनली 40। यानी सोचो कितने ज़्यादा लोग होंगे कि जो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, और वो सभी लोग काम करें तो अपना जीडीपी कितना बढ़ सकता है। सो देयरफॉर वी हैव टू एनकरेज दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। और अगर हमने सफिशिएंट जॉब्स नहीं क्रिएट करे बिफोर 2041 तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, उससे सोशल अनरेस्ट, हमको आरक्षण चाहिए, कुछ नक्सलवाद ज्वाइन करे, कुछ टेररिज्म, एंड सो मैनी प्रॉब्लम्स आर कमिंग, दैट विल बी अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर जीडीपी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसलिए लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट उसको एनकरेज करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो हमें मदद कर सकता है। दैट इज़ कंक्लूजन। या दूसरी तरफ से आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाँ सरकार ये कर रही है और ये प्रशंसनीय कदम हमको आगे बढ़ने में और मदद करेंगे। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड ऑन दिस पाथ। जो पुराने लेबर लॉज थे जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी, उसको हटाकर अब 4 सिंपल लेबर कोड बनाए जा रहे हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन को अभी अभी आत्मनिर्भर भारत के अनुसंधान में चेंज किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत सारी योजनाएं ऐसी लॉन्च करी गई हैं जहां पर ये एमएसएमई और दूसरी सब इंडस्ट्री को ईज ऑफ क्रेडिट, ऋण में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिले। अगर हम लोग इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते रहेंगे तो बेशक यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8, प्रोवाइड फुल एंड प्रोडक्टिव डिसेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, वो हासिल कर सकते हैं, और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग भी हासिल कर सकते हैं। ये प्रश्न के अंदर लोग गलतियां क्या करेंगे? हर चीज़ पे थोड़ा लिखो और आगे बढ़ जाओ, एक दो लाइन लिखो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अराउंड 150 वर्ड्स का जवाब है, तो एक चीज़ पर फिक्सेटेड मत हो जाओ। कुछ लोग पूरा शुरू हो जाते हैं बस टेक्सटाइल 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 ही बकते रहते हैं, या लेदर या असेंबल इन इंडिया। भाई हर एक में से दो दो लाइन लिखो आप। लॉन्ग विंडेड एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। असेंबल इन इंडिया में जाते हैं तो 2 पैराग्राफ उसी के लिख देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। मित्रों ये क्वेश्चन है लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये क्वेश्चन स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के बारे में नहीं है।
ऑफकोर्स आपको अगर लेबरर चाहिए तो उसमें थोड़ा स्किल होना चाहिए, तो एक दो लाइन उसकी लिख सकते हैं, बट कुछ लोग पूरे के पूरी स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास की पूरी हद से ज़्यादा बजा देते हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फिर कुछ लोग एक्सेसिव रोना धोना कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वालों को बहुत तकलीफ होती है, उनको लोन नहीं मिलती, हार्डली 4% ऑफ देम गेट बैंक लोन्स, और फिर मुद्रा योजना में ऐसा है वैसा है करके वो उतने में ही अटक जाते हैं, वेयर एज द क्वेश्चन इज मच बिगर कंपेयर टू दैट। यहाँ पर लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्कीम इज ऑल्सो नॉट आस्क्ड। प्रश्न में क्या पूछा था? फाइंड प्रॉब्लम एंड गिव सजेशन। अगर आप बस ऐसा ही लिखता रहे कि गवर्नमेंट ने ये योजना नंबर A B C D लॉन्च करी, ऐसे ही आप पूरे 150 वर्ड लिखो, तो फिर आपने सजेशन किधर दिया? प्रश्न ऐसा है कि सुझाव दीजिए, जबकि आप तो बस योजनाओं की सूची दे रहे हैं। तो आपसे सुझाव मांगा है, सूची नहीं मांगी। सो डोंट मिक्स अप द थिंग। जहाँ योजना का नाम लिखना है योजना का नाम लिखना है, इधर मेन चीज योजनाओं का नाम लिखना नहीं है। कंटेम्पररी क्वेश्चन बोल सकते हैं, स्पान इसका मोर देन D-2 ईयर्स, डिफिकल्टी मीडियम टू टफ। वो इसलिए कि कम से कम पिछले 3-4 साल के इकोनॉमिक सर्वे देख के गया हुआ आदमी तभी वो लॉजिकली कोहेरेंट आंसर बना सकता है, अदरवाइज तो या तो सिर्फ टेक्सटाइल की बात करेगा, या सिर्फ लेदर इंडस्ट्री की, या सिर्फ कई न्यूज़ में अभी अभी देखा तो असेंबल इंडिया की बात करेगा। सो आई बिलीव ये जो प्रश्न पूछा गया था 2017 में, ज़्यादातर लोग 10 में से अराउंड 3 to 4 मार्क्स के आसपास रहे होंगे। सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट बनाने में विफल रहा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज बीन लेस देन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। ये अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, एज सच इट लुक्स इंटीमिडेटिंग कि ये तो किधर देखा होगा, असल में वो है ही नहीं। आपको थोड़ी थियरी पता हो, थोड़े करंट कंटेम्पररी इशू पता हो, और बजट इकोनॉमिक सर्वे पिछले 4-5 साल के सर्वे में क्या हुआ, इजीली यू कैन असेंबल द थिंग्स। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि इसके कंटेक्स्ट में यूपीएससी प्रीलिम और मेन 2021 के लिए मेरा इकोनॉमी का फुल लेंथ कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको रैपिड रिवीजन हैंड आउट इंक्लूडिंग सम हिंदी टर्मिनोलॉजीज, और उसकी पूरी ये मटेरियल भी कवर हो रहा है, बजट इकोनॉमिक सर्वे थियरी करंट कंटेम्पररी इशू, वीकली क्विज भी होती है, गुरु शुक्र शनि रवि उसके क्लासेस भी होते हैं नाइट में रात 9 बजे से, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल और हाउसवाइफ भी उसको अटेंड कर सके। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू आर वेलकम टू ज्वाइन इट। चेकआउट के वक्त आप Brunal.org कोड यूज कर सकते हैं फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपने ओवरऑल ग्रोथ से कम क्यों रहा है? द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज लैग बिहाइंड द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, गिव रीजंस। सुधार के बाद मतलब एलपीजी सुधार के बाद सकल घरेलू उत्पाद समग्र विकास की अपेक्षा औद्योगिक विकास दर पीछे क्यों रही है, उसके कारण बताओ। और उसी के आगे कंटिन्यूएशन में प्रश्न है, हाउ फार द रीसेंट चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इन इंडिया 2017 में। औद्योगिक विकास नीति में अभी हाल में लिए गए बदलाव से उसमें क्या मदद मिलेगी? अब मित्रों ये प्रश्न 2017 में इंपॉर्टेंट दिख सकता है कि उस वक्त जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में थोड़े छोटे छोटे सुधार लिए गए थे उससे क्या मदद मिलेगी, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं कि मेंस 2020 या 2021, तो वो वाले सुधार अपने लिए कुछ बहुत काम की चीज़ नहीं है। सो पुराने पेपर सॉल्व भी करने चाहिए, बट हर एक चीज़ सॉल्व करने का मतलब नहीं जो अब हमको भविष्य में कभी काम आने वाली नहीं। सो बेटर इस क्वेश्चन को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई करके सवाल मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, आप इसको पढ़िए। ऑल्सो लेट अस टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक फॉर 4 मिनट्स, और उसके बाद हम इसका जवाब देखते हैं। अ स्मॉल ब्रेक फॉर 4 मिनट्स।
Alright, so the break period is over. Let us move forward. तो 2017 में तो प्रश्न कुछ अलग था, लेकिन मैंने आपको बताया वो आउटडेटेड हो चुका है। अगली परीक्षा के लिए उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सो द मॉडिफाइड क्वेश्चन इज लाइक दिस: इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज लैग्ड बिहाइंड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके क्या कारण रहे? गिव रीजंस। सेकंड, हाउ फार द रिसेंट चेंजेस अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव आर केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट फर्दर। आत्म भारत पहल द्वारा जो बदलाव किए गए हैं उससे औद्योगिक विकास दर बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी? जीडीपी का मतलब आप समझते हैं, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री फॉर अ गिवन ईयर। तो उसमें कुछ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा, कुछ ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर का और कुछ सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन होगा। कुल मिलाकर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सबसे हमने अगर एडिशन करें तो पता चलता है 2018 में भारत में 189 लाख करोड़ रुपीस का उत्पादन हुआ और उसके बाद 2019 में 203 लाख करोड़ रुपीस का उत्पादन। तो पिछले साल की अपेक्षा अगले साल में उत्पादन कितना बढ़ा है? 7.5% ग्रोथ रेट। तो ये ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट है। अगर हम लोग अलग से सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट निकालें तो 2018 में ये कार देखो या मशीन देखो या जो दूसरी शूज, बॉल पेन, कंप्यूटर जो जो बनाते होंगे, कुल मिलाकर 23.1 लाख करोड़ रुपीस का उत्पादन होता है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2019 में 23.4 लाख करोड़ रुपीस का उत्पादन होता है। तो ये ग्रोथ कितना है? वैसे ग्राफ में तो बड़ी चीज लगती है, बट देखो 21.3 से 21.4 ही बढ़ा है, तो हार्डली 0.9% ग्रोथ रेट है ये। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ तो 7%, बट ये तो हार्डली 1% ही है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। तो प्रश्न इसके बारे में कि ऐसा क्यों है, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट 2 में आपने लिखना है कि आत्मनिर्भर भारत से इसमें इसको मदद मिलेगी नहीं, ये भी 8% हो जाए। लेट अस चेक। तो आंसर का अपना स्केलेटल फ्रेमवर्क कुछ ऐसा होगा। इंट्रोडक्शन में आप कुछ ओरिजिन और डेटा देंगे कि एलपीजी रिफॉर्म पीरियड के बाद, क्योंकि प्रश्न में ऐसा लिखा है कि आफ्टर द रिफॉर्म व्हाई दिस हैपेंड, तो एलपीजी रिफॉर्म के बाद ऐसा क्यों हुआ और उसका आप कुछ डेटा की बात करें। फिर बॉडी पार्ट 1 में आप बोलेंगे कि क्यों भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट से कम है।
बॉडी पार्ट 2 में आप बात करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्या इनिशिएटिव लिए गए और उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कैसे मदद मिलेगी। एंड लास्टली कंक्लूजन, तो बस हाँ कि आत्मनिर्भर भारत से इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मदद मिलेगी और उससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वो सब आप बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप ओरिजिन और डेटा देखें, क्योंकि वहां पर पूछा गया आफ्टर द रिफॉर्म्स, आफ्टर द रिफॉर्म पीरियड। आफ्टर द रिफॉर्म पीरियड मतलब वो किसके अनुसंधान में, एलपीजी रिफॉर्म। सो द ओरिजिन इज लाइक दिस। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन की क्राइसिस के बाद प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करी, जहां पर उनका फोकस रहा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसलिए हम लोग बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। आफ्टरवर्ड्स भारत की इकोनॉमी एवरेज एनुअली 4 to 8% में ग्रो करती है। सब जिगजैग रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा सब बढ़ ही रहा था, बट हाँ ओवरऑल ठीक ठीक चल ही रहा था 4 to 8% ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट। सिवाय के कुछ साल ऐसे रहे या कुछ पीरियड की जहां पर गिर गया था, जैसे कि आफ्टर 2007 जब अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस और उसके चलते पूरे विश्व में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो भारत का ग्रोथ रेट भी गिर गया। देन 2019 में हम देखें कि थोड़ा संकट काल चला है। इवन बिफोर द कोरोना क्राइसिस ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, हर जगह पर स्लो डाउन था। सो फर्स्ट दोज टाइप ऑफ स्लो डाउन और उसके बाद 2020 में कोरोना पैंडेमिक के चलते स्लो डाउन। सो दैट हैज़ बीन द सीन, बट ओवरऑल 4 to 8% की रेंज में हम लोग रह पाए हैं। अगर हम लोग, तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट अपना करीब करीब इतना रहा। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर का अलग से ग्रोथ रेट देखें तो पता चलता है इट इज स्ट्रगलिंग टू कीप हार्डली इन द 1 to 3%। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रियल कितना उत्पादन हुआ, उसका हम अगर डेटा देखें तो आईआईपी डेटा से पता चलता है कि उसमें बहुत सारे सब सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा है, और उसके कारण कुछ इस तरह से। सो बॉडी पार्ट 1 में आप बोलेंगे क्या कारण रहे, बॉडी पार्ट 2 में बोलेंगे आत्मनिर्भर भारत में क्या हुआ। अब यहाँ पर भी दोस्तों अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, क्यों ग्रोथ रेट कम रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो भी इकोनॉमिक सर्वे पिछले 5 साल का थोड़ा थोड़ा देख के जाओ, आराम से मिल जाता है। सो प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे इन द लास्ट 5 years दे हैव ऑब्जर्व दैट, ये जो यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार थी मनमोहन सिंह वाली, उस जमाने में स्कैम्स बहुत ज़्यादा थे, 2G स्कैम, कोल स्कैम, CWG स्कैम, पॉलिसी अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा थी। वो एक कोई पॉलिसी बनाएंगे या कुछ नियम बनाएंगे, फिर पब्लिक विरोध करेगी, उसको बदल देंगे वगैरह वगैरह। जुडिशियल और एनवायरमेंटल एक्टिविज्म भी ज़्यादा था। सुप्रीम कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोल माइनिंग पर प्रतिबंध, बॉक्साइट माइनिंग पर प्रतिबंध। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में जो कोयला चाहिए मिल नहीं पाएगा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर काम कैसे करेगा। देयर वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब ऐसे उद्योगपति जो मिनिस्टर्स को ब्राइब खिलाकर अपना काम निकलवा देते हैं, भले उनकी अपनी कंपनी बहुत इनएफिशिएंट हो, ठीक से काम नहीं कर रहे हो, बट वो कोई माइनिंग राइट या ऐसा कुछ ले लेंगे और फिर तीसरी कंपनी को बेच देंगे, तो उसके चलते भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कुछ मजा नहीं रहा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब कुछ लोगों को प्रश्न होता है ऐसा क्रिटिकल हमने लिखना चाहिए क्या, ये नकारात्मक नहीं है। इसमें कुछ शर्म रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने ये सब दिया, ये मेरे शब्द है ही नहीं। पॉलिसी अनसर्टेनिटी या स्कैम या क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सब इन लोगों के शब्द हैं, और ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। सो यू कैन सिंपली से अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे दिस हैज हैपेंड, सो यू कैन राइट, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं। उसके बाद एनडीए मोदी सरकार, वहां पर भी खासकर 2016-17 जरा तकलीफ दे समय रहा, क्योंकि 2016 नवंबर में आप जानते हैं 500 और 1000 रुपए के नोटों का डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण हो गया, नोटबंदी हुई, और फिर 2017 में जीएसटी आया। इकोनॉमिक सर्वे ने खुद माना इस चीज को कि ये दो चीजों के चलते इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं। इट कॉज्ड सम टेम्पररी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर वालों को ठीक से प्राइस नहीं मिला था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डिमांड कम हो गई थी वगैरह। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि वो शॉर्ट टर्म चैलेंज है और लॉन्ग टर्म उससे बेनिफिट है। अब आपको वो तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसकी सरकार है उसके तो वो खिलाफ बोलेंगे नहीं लंबा। बट यस दैट टू इज अ कॉज कि इसके चलते भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को कुछ हानि हुई है, जिसका कारण हम देख रहे हैं कि उसका सपोज 1 to 3% है, ओवरऑल ग्रोथ हमारा सपोज 7% चल रहा हो, बट ये कम चल रहा है। इसके अलावा और क्या क्या कारण है जिससे अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट से कम रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बैंकों में प्रॉब्लम,
IL&FS क्राइसिस, NBFC की वो क्राइसिस, जिसके चलते बैंक और पूरा जो कैपिटल मार्केट है वो कॉरपोरेट सेक्टर को जितना लोन में पैसा जाना चाहिए वो देने से डरते हैं या फिर उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक्सपांड नहीं हो पा रही। यूरोपियन यूनियन और यूएसए के अंदर प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद, कि वो भारत से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, तो अपनी चीज़ों का उधर डिमांड ही कम हो गया है, तो स्वाभाविक है हमारा प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। 2019 में भारत के अंदर ऑटोमोबाइल रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर डिमांड कम हो गई, तो अब समझिए कि कार कम बनाएंगे तो स्टील की मांग कम हो जाएगी, रियल एस्टेट कम, नए बिल्डिंग बनेंगे तो वहां पर भी स्टील सीमेंट की मांग कम हो जाएगी। सो ऑल दैट डिमांड इज डाउन, प्रोडक्शन इज डाउन, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज अफेक्टेड। 2019 में कोल प्रोडक्शन वाज आल्सो डाउन बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और कुछ माइनिंग स्टेट में लेबरर ने बहुत स्ट्राइक करी थी। उसके पहले भी कुछ साल ऐसे रहे थे कि या तो एक्सेसिव रेनफॉल या साइक्लोन के चलते कोयले का पर्याप्त उत्पादन हो नहीं पाया, तो इंडस्ट्री के जो कोल को आप जलाएंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है जिससे पूरी इंडस्ट्री चलती है। एंड सिमिलरली बहुत सारे ऐसे केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रीज की जहाँ पर कोयले की मदद से वो चीज़ों को बनाते हैं, सो दैट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज अफेक्टेड। एंड लास्टली 2020 तो कोरोना पेंडेमिक और उसका लॉकडाउन, उसने भी बहुत तकलीफ करी है। अभी हमने थोड़ी स्लाइड पहले जो पिछला सवाल हम लोग देख रहे थे कि वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेल टू क्रिएट लेबर इंटेंसिव एक्सपर्ट्स, वहाँ पर भी हमने बात करी कि जैसे MSME इंडस्ट्री में ड्वार्फिज्म की समस्या, या फिर कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर स्टार्टअप कंपनियां ज़्यादा नहीं है इसलिए वहाँ पर ठीक से काम नहीं हो रहा, तो वो वाले पॉइंट भी थोड़े थोड़े आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कम क्यों रहा है, क्योंकि MSME वाले ठीक से ग्रो नहीं कर रहे थे, ईस्टर्न इंडिया के अंदर नए फॉर्म्स रजिस्टर नहीं हो रहे, तो वहाँ पर जितने भी संसाधन है उसका ऑप्टिमल यूज नहीं हो रहा है एंड सो ऑन। वो भी एक कारण है इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपना बेस्ट नहीं है। सो इंट्रोडक्शन इज डन, बॉडी पार्ट 1 इज डन, जहाँ पर हमने बात करी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ओवरऑल GDP ग्रोथ रेट से कम कैसे। नाउ इन बॉडी पार्ट 2 प्रश्न ये है कि आत्मनिर्भर भारत में क्या किया गया और उससे क्या मदद मिलेगी। वैसे मित्रों ये आत्मनिर्भर भारत क्या है वो Win20 CSP वो वाली सीरीज में मैंने पढ़ा दिया है पूरी चीज़, आप मेरी प्रोफाइल से वो फ्री वीडियो देख सकते हैं। द बेसिक आइडिया इज कोरोना क्राइसिस के बाद क्रिटिक्स बहुत बूमा बूम कर रहे थे, दे वर शाउटिंग कि कम से कम 20 लाख करोड़ का रिवाइवल पैकेज होना चाहिए, तो मारपीट कर मोदी सरकार ने रिवाइवल पैकेज बनाया जिसमें RBI की तरफ से CRR वगैरह जो कम किया गया उससे 8 लाख करोड़ जनरेट होंगे। फिर पहले गरीब कल्याण योजना लॉन्च करी थी उसके करीब 1 लाख करोड़, और फिर कुछ और नई योजनाएं लॉन्च करी जहां पर MSME वालों को लोन में पैसा मिले, TDS के रेट कट किए, मत्स्य संपदा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और ये सब करके 8 लाख करोड़ प्लस 1 लाख करोड़ प्लस 11 लाख करोड़ मारपीट के 20 लाख करोड़ का ये रहा मेरा आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। सो दैट इज आत्मनिर्भर भारत, उसकी पूरी डिटेल आपको वो वाली लेक्चर सीरीज में मिल जाएगी। तो वहां पर प्रश्न ये है कि उसमें क्या किया गया है और उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या मदद मिलेगी। तो इसको आप लॉजिकली ब्रेक डाउन कर दो कि बड़ी कंपनियों को क्या फायदा, छोटी कंपनियों को क्या फायदा एंड सो ऑन। पहले कुछ एकदम जनरल टाइप की बात कर सकते हैं आप कि CRR में RBI ने कटौती करी, क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार का ये कहना है कि आत्मनिर्भर भारत मतलब RBI ने भी जो काम किए वो भी इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। सो CRR डिक्रीज किया गया तो लोनेबल फंड बढ़े, रेपो रेट को रिड्यूस किया तो लोन सस्ते हो गए, मॉनेटरी पॉलिसी में RBI ने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन, म्यूचुअल फंड की मदद के लिए स्पेशल विंडोज, ये सबसे फायदा क्या हुआ, बहुत सारा पैसा लोन में घूमना शुरू हो जाएगा। IL&FS क्राइसिस के बाद सरकार की तरफ से पार्शियल क्रेडिट गारंटी 2.0, यानी अगर कोई सरकारी बैंक वाले ये NBFC टाइप कंपनियों को कुछ लोन में पैसा दिया हो, उसके बॉन्ड में सब्सक्राइब किया हो और सामने NBFC कंपनी वापस नहीं करे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20% लॉस कवर करेगी, दैट इज पार्शियल क्रेडिट गारंटी। उसी प्रकार कुछ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम और फिर क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, बहुत कुछ लॉन्च किया गया। ये मुद्दे क्या हैं अभी मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो Win20 CSP सीरीज उसके फ्री लेक्चर में सब पढ़ा है, आराम से देख लेना। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, वहां पर कानून में ही सुधार कर दिया कि अगले 6 महीने तक कोई नया केस हम लोग रजिस्टर नहीं करेंगे। कंपनी एक्ट में भी सुधार कर दिया कि अगर आपने अपनी कंपनी की जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ आपने पैसा खर्च करना था, डेटा हमको देना था, अगर नहीं दिया होगा तो उसकी सब अलग अलग पेनल्टी थी, उसको कम किया गया है।
भारत की कंपनियों को बोला आप विदेशों में डायरेक्टली फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर अपना शेयर लिस्ट करवा सकते हो। पहले वो एडीआर जीडीआर मीडिया वो सब करना पड़ता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अब सीधा कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में आप अपनी कंपनी के शेयर लिस्ट करवा दो और वहां से आप कैपिटल लाकर भारत के अंदर अपनी कंपनी रिवाइव करो। फिर एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, रूरल एरिया में अलग, अर्बन एरिया में अलग। अर्बन एरिया में जो योजना है उसका एक कंपोनेंट ऐसा कि गरीब आदमी को लोन मिलेगा घर खरीदने के लिए और उसमें सरकार सब्सिडी देगी। वैसे वो योजना खत्म होने वाली थी, लेकिन सरकार ने वो सब्सिडी पीरियड को एक्सटेंड कर दिया ताकि गरीब लोग भी मकान के लिए अप्लाई करें, लोन के लिए अप्लाई करें। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेजी आए तो स्टील सीमेंट इंडस्ट्री को भी ऑर्डर मिलते रहे। तो ये सब आप समझ सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में ये सब मदद करता है। एंड लाइक दैट आत्मनिर्भर इज हेल्पिंग। व्हाट एल्स? आत्मनिर्भर में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की मदद करने के लिए एक तो उसके डेफिनेशंस चेंज किए ताकि बहुत सारी कंपनियां एमएसएमई सेक्टर में आ जाए और उनको अलग अलग योजनाओं का लाभ मिले। फिर उनके लिए ईसीएलजीएस, सबऑर्डिनेट डेट, ये कुछ ऐसी योजना है कि बैंक वाले उसको लोन देंगे कम और उस पर सरकार क्रेडिट गारंटी देगी। इक्विटी इन्फ्यूजन, देन 2% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन द शिशु लोन्स गिवन अंडर मुद्रा योजना। इन सब से एमएसएमई को भी नया कैपिटल मिलेगा, वो आगे बढ़ सकते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ सकता है। देयर इज वन ईपीएफओ एक्ट जिसमें शर्त ये रहती है कि ये कंपनी का मालिक है तो उसने अपने पॉकेट से Y% और अपने वर्कर के पॉकेट से X% काट काट कर सरकार में, मतलब ईपीएफओ में जमा करने होते हैं और फिर ये वर्कर को मतलब वो प्रोविडेंट फंड, पेंशन, वो सब पैसा मिलेगा। तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत में कहा कि अगर छोटी साइज की फर्म होगी तो सरकार पूरा पैसा खुद X और Y कंट्रीब्यूट करेगी। अगर बड़ी साइज की फर्म होगी तो वहां पर ये X और Y परसेंटेज को सरकार ने रिड्यूस कर दिया थोड़ा। तो दोनों ही परिस्थिति में फायदा क्या है, ये जो कंपनी का मालिक है और ये उसका मजदूर है, उन्होंने अपने पॉकेट से ईपीएफओ में जो पैसा डालना पड़ता था वो पहले से थोड़ा कम हो गया। तो जो पैसा बचा है उसकी मदद से वो भी शॉपिंग करेंगे, बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, डिमांड, प्रोडक्शन, रिवाइवल सब में मदद मिलती है। दैट इज ऑल्सो आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत में कुछ नए ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लाए हैं जिसकी मदद से एग्रीकल्चर फार्मर्स को बोला गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकोगे आसानी से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब फार्मर सीधा ही पेप्सी कंपनी से या हल्दीराम या एमडीएच से कॉन्ट्रैक्ट बना दे कि मैं आपको सामान बेच दूंगा, आप मुझे सीड फर्टिलाइजर देंगे, एपीएमसी मंडी में नहीं जाना वगैरह। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सुधार किया गया ताकि फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को वहां पर एग्जेम्पशन कुछ दिए गए कि आप इतने से ज़्यादा स्टॉक भी रखोगे प्याज टमाटर का तो आप पर कोई रेड नहीं करेगा। तो ये सबसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मतलब उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग में एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, तो ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को सरकार ने बोला कि लोन की हम और व्यवस्था करके देंगे। एटॉमिक एनर्जी का भी महत्व है तो उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नए सब प्लांट वगैरह बनाने का प्लान है। डिफेंस, भारत में ही मशीन गन और हथियार बने तो वो भी एक प्रकार से इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही है। तो उसके लिए भारत सरकार ने बोला कि सिलेक्टेड टाइप ऑफ वेपन और इक्विपमेंट हम बाहर से इंपोर्ट करने पर बैन लगाते हैं, प्रतिबंध, ताकि भारत की कंपनियों को वो सब ऑर्डर मिले और अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े। स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे अमेरिका में इलॉन मस्क और उसका स्पेसएक्स कंपनी पूरा स्पेस टूरिज्म भी चलाता है, तो ऐसा हम लोग भारत में भी सब एक्सप्लोर करेंगे। तो इससे भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो है ही, क्योंकि वो जो भी स्पेस सैटेलाइट बनाएगा उसमें सोचो कितने सारे आपको स्पेयर पार्ट वगैरह चीज़ें चाहिए होंगी। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। थस कंक्लूजन कि हाँ, आत्मनिर्भर भारत उसके अंदर सप्लाई डिमांड दोनों को बढ़ाने की कोशिश करी गई है और इसकी मदद से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ गेटिंग लोन्स, क्रेडिट फॉर द इंडस्ट्री, सब में मदद है। एंड दिस रिफॉर्म्स विल सर्टेनली हेल्प इन अ लॉन्ग वे टू रिवाइव द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द आफ्टर मैथ ऑफ कोरोना पैंडेमिक। हाँ, इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मदद मिलेगी। तो बस हो गया प्रश्न का जवाब। इसमें लोग गलतियां क्या करेंगे? प्रश्न ये था, भारत का इंडस्ट्रियल ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से कम क्यों रहा है? तो यहाँ पर कोई एक सिंगल प्रॉब्लम या सिंगल स्कीम पर फिक्स नहीं हो जाना है, थोड़ी थोड़ी हर एक पर एक एक दो दो लाइन की बात करो। पार्ट 1 में आपने लिखना है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम क्यों था और पार्ट 2 में लिखना है कि आत्मनिर्भर भारत में क्या किया गया जिससे ये फिक्स होगा। सो सपोज यू आर राइटिंग फॉर लेटर से 250 वर्ड्स, तो उस हिसाब से यहाँ पर समझिए 100 वर्ड्स इधर डाले, 100 वर्ड इधर डाले, सम इक्वल टाइप ऑफ एलोकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत कम पढ़ा है तो इधर 50 शब्द ही लिखेंगे और बाकी के 200 शब्द नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर और वाजपेयी की सब बातें करते रहेंगे, देन इट इज नॉट अ प्रॉपर लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड आंसर। कुछ लोग
प्रश्न में क्या पूछा है उसकी जरूरत न समझते हुए सीधा स्किल डेवलपमेंट प्रोटेक्शनिज्म, उसको कुछ याद आ गया वही लिखना शुरू कर देता है। दैट इज नॉट आस्क। ऑफकोर्स प्रोटेक्शनिज्म इज अ चैलेंज, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को असर करती है। स्किल डेवलपमेंट वो कोई तुरंत वाली इमीडिएट कहीं पर लिख सकते हैं एक आध लाइन में, पर वो कोई मेन चीज नहीं जिसके चलते हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बॉटल नेक है। क्रिटिसिज्म आत्मनिर्भर भारत का नहीं पूछा, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन का नहीं पूछा, तो उन सब में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं। आत्मनिर्भर भारत में गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। हेल्थ वर्कर कोरोना के जो काम कर रहे हैं वो मर गए तो फैमिली को 50 लाख का इंश्योरेंस है। वो सब बात सही, बट वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में आपको पूछ रहे हैं तो ये सब नहीं लिखना है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर भारत के अंदर कुछ पैसा देंगे, उसकी ऐसी कुछ लोन वगैरह चली, स्वनिधि वगैरह चल रही है, बट वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ रेलेवेंट नहीं है। ऑफकोर्स वो स्ट्रीट वेंडर को उसमें से 2 पैसे कमाने को मिलेंगे, वो जाके नया मोबाइल खरीदेगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगा, बट ऐसी बीरबल की खिचड़ी लिखने गए वो कोई 250 वर्ड में अच्छी नहीं लगती। कंटेम्पररी क्वेश्चन है, स्पान बोल सकते हैं मोर देन D-2 ईयर, क्योंकि 1991 से लेके अब तक की प्रॉब्लम पूछी गई थी। डिफिकल्टी लेवल मीडियम, क्योंकि वैसे तो जाना पहचाना टॉपिक है, लेकिन क्योंकि 1991 से हमने सब समस्याओं की कुछ बात करनी है, वर्ड लिमिट 250 वर्ड से तो बहुत खींच खींच के उसको लिखना है, सो इट टेक सम माइंड एंड एफर्ट। तो इजी क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते। आउट ऑफ 15 मार्क्स मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 6 मार्क के आसपास सिक्योर कर सकते। सो वी आर डन विद द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ से क्यों कम रहा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वाई इज इंडिया हैविंग एन इंक्लूसिव ग्रोथ और नॉट। तो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच ग्रोथ प्रोसेस, क्या भारत में ऐसी विकास प्रक्रिया का अनुभव किया है। थर्ड, सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के उपाय का विश्लेषण और सुझाव करिए। ये मतलब 3 स्टेटमेंट मैंने ब्रेक करके आपको दिए, प्रश्न पूरा एक ही बार में पूछा था, मेंस पेपर 3 2017 15 मार्क्स 250 वर्ड्स में। तो इसका भी हम लोग जवाब देखते हैं, बट बिफोर दैट लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 4 मिनट्स, क्योंकि लंबा चलेगा तो बेटर वी टेक अ ब्रेक। इसके बाद अराउंड मे बी 20 to 30 मिनट्स की क्लास अभी और बाकी है।
All right, friends. So the next question is salient features of inclusive growth. Has India been experiencing such a growth process and suggest measures for inclusive growth? कुल मिलाकर एक ही प्रश्न कि समावेशी विकास की मुख्य विशेषताएं, क्या भारत ने ऐसी विकास प्रक्रिया का अनुभव किया है और ऐसा असल में भारत में लाने के लिए सुझाव दीजिए। 2017 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। जैसे 2014 में पूछा कि कैपिटलिज्म से वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलती है, लेकिन क्या भारत में हम लोगों ने इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करने के लिए कैपिटलिज्म को अपनाना चाहिए कि नहीं। फिर 2016 में पूछा कमेंट ऑन द चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विच इंक्लूड्स केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर इन इंडिया। भारत का मैन पावर ही फालतू टाइप का है, तो उसमें हम इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे ला सकते हैं। 2019 मेंस पेपर 3 में पूछा था कि जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इट इज इंटेंडेड टू मीट द इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। सबका विकास भी होना चाहिए और विकास सस्टेनेबल भी होना चाहिए, दोनों चीज आपस में इंटीग्रेटेड है, ऐसी कुछ बात करो। और उसका तो मॉडल आंसर हम लोग पहले देख चुके हैं। 2019 के तो मेंस पेपर 3 के सभी आंसर मैंने सॉल्व कर दिए। तो आज का अभी का प्रश्न ये है, क्या भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है, और अगर नहीं तो उसकी आप रेमेडीज सजेस्ट करो। तो इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन करेंगे। फिर बॉडी पार्ट 1 में पूछा है व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, उसकी प्रमुख लाक्षणिकताएं क्या हैं वो दिखाएंगे। फिर पूछा है क्या भारत ने ऐसा इंक्लूसिव ग्रोथ देखा है। आप हाँ भी लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। मैंने तो नहीं देखा, तो मैं लिखूंगा इंडिया नॉट विटनेसिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, और क्योंकि मैं वो साबित कर सकता हूँ यूजिंग सम नेशनल एंड इंटरनेशनल डेटाबेस कि हाँ इतनी ज़्यादा इनकम में इनइक्वालिटी है, इतनी ज़्यादा जेंडर में इनइक्वालिटी है, तो भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करना अभी बाकी है। फिर बॉडी पार्ट 2 में आप लिखेंगे कि देन व्हाट वी कैन डू टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ। तो भारत के अंदर एक तो सरकार के पास फिजल रिसोर्सेज पैसा ही कम है, इसलिए हेल्थ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की योजना में जितना पैसा खर्च कर होना चाहिए हम कर नहीं पाते। सेकंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं है सब लोगों के पास। समाज में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बहुत ज़्यादा है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जेंडर राइट्स, वो सब नहीं हो रहा है। और फिर इकोनॉमी के सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, स्टार्टअप, वो सब के अंदर क्या क्या काम करना है वो बात करें। लास्टली कंक्लूजन, तो हाँ अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करना है तो हमने इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करना होगा। या फिर आप उल्टा भी लिखना शुरू कर सकते हैं कि अगर हमने इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल नहीं किया तो भारत में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड देयरफॉर वी मस्ट स्ट्राइव फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। अब यहाँ पर स्लाइड में और जितना कंटेंट हम लोग भरेंगे तो वो 250 वर्ड से बहुत ज़्यादा है, तो इन रियल लाइफ सब कुछ आप लिखने की ज़रूरत नहीं, बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो फिर निबंध में ऐसे पेपर में भी काम आ जाए, इंटरव्यू में भी, और मुझे क्योंकि समझाना है सो आई हैव टू एक्सप्लेन। तो एक साथ लंबी ये पूरी चर्चा देख लेते हैं। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत आसान है। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास। इट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये मेरी नहीं, ओईसीडी की डेफिनेशन है। ऐसा आर्थिक वृद्धि या विकास कि जो समाज में इवनली सब जगह बराबर से फैला हुआ हो और सबके लिए वहां पर मौकों का निर्माण हो रहा हो। इसके सेलियंट फीचर्स कुछ इस तरह से हैं, करके आप जाएंगे बॉडी पार्ट 1 में। बॉडी पार्ट 1 में व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स, तो भाई जिधर इंक्लूसिव ग्रोथ होता है वहां पर देर आर मिनिमम या मिनिमल इनइक्वालिटीज, असमानता बहुत कम होती है। चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की इनइक्वालिटी, गरीब आदमी जितना जिएगा अमीर आदमी भी उतना ही लंबा जिएगा। एजुकेशन, अमीर को जितना मिलेगा गरीब को भी मिलेगा। इनकम सबकी सेम टू सेम नहीं होगी, बट इवन पुअर पर्सन विल हैव थिंग्स। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अदर इंडिकेटर्स, हर एक जगह पर असमानता कम होती है अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। और ये असमानता किन लोगों के बीच कम होती है? रिच वर्सेस पुअर, अमीर वर्सेस गरीब में असमानता कम होती है। अर्बन वर्सेस रूरल या अर्बन वर्सेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सब जगह एक समान। मेल वर्सेस फीमेल, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, SC ST, OBC, PH, ट्रांसजेंडर, सभी वर्गों के बीच इनइक्वालिटी इन सभी इंडिकेटर्स में कम हो तो हम बोल सकते हैं दैट इज द इंक्लूसिव ग्रोथ।
तो क्या भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ है? कुछ अगर हम लोग अलग अलग ग्लोबल डेटा निकाले तो पता चलता है इंक्लूसिव ग्रोथ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए। तो अगर इनइक्वालिटी ज्यादा है दैट मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट प्रेजेंट। जैसे कि ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2019, उसमें ये लिखा है कि भारत पूरे वर्ल्ड की अल्ट्रा रिच पॉपुलेशन, अमीर से अमीर लोग की अगर लिस्ट बनाए कौन से देश में ज़्यादा है, तो भारत 5वें नंबर पर आता है। बट एट द सेम टाइम भारत के अंदर मोर देन 75% पब्लिक ऐसी है जिनकी पर्सनल वेल्थ $10,000 से भी कम है। ऑक्सफैम का इनइक्वालिटी का पूरा डेटाबेस वो बताता है कि 1% टॉप इंडियन जैसे मुकेश अंबानी, वो भारत के 70% बॉटम पीपल से 4 गुना वेल्थ उनके पास है। सभी 70% को मिला उनके पास जितनी वेल्थ, उसका 4 टाइम्स करो उतना मुकेश अंबानी के पास अकेले के पास। दैट टाइप ऑफ थिंग। भारत के अंदर फीमेल डोमेस्टिक वर्कर काम वाली बाई को जितनी सैलरी मिलती है और कोई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ को जितनी सैलरी मिलती है, चाहे सपोज बाइजू, तो वो काम वाली बाई 22,277 सालों तक नौकरी करेगी, तब जाकर उसके पास इतना पैसा आएगा जितना एक सीईओ एक साल में सैलरी में कमाता है। सो दैट मच इन इक्वालिटी इज देयर इन इंडिया। भारत की खुद की नेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट वो दिखाती है कि करीब भारत की 22% पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे भारत की ऑलमोस्ट 1/5 के आसपास जनता है। तो ये सब तो दिखाता है इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, यानी भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। वी हैव नॉट विटनेस्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑफकोर्स एक दो सिंड्रेला स्टोरी हो सकती है कि जहाँ पर कोई रैग्स टू रिचीज, मतलब गरीब आदमी अमीर बन जाए, बट वो थोड़े लोग बने तो हमें ऐसा नहीं बोलते पूरे भारत में सब कुछ बहुत बढ़िया है। मित्रों, इसके साथ मैं ये भी बताऊं कि ये ज़रूरी नहीं कि सारा डेटा और सारे ग्लोबल रिपोर्ट आप रट के जाएं, लेकिन कम से कम एक दो चीज़ तो याद करके जानी होगी, तभी आप मेंस में ऐसे पेपर में मार्क्स खींच सकते हैं। इकोनॉमी के अंदर और इनइक्वालिटी वगैरह की बात हो रही हो और कोई डेटा ही नहीं हो और हवाबाजी में आप बोलो सब गरीब हैं और ये वो, तो वो जमता नहीं। सो एटलीस्ट दो चीज़ें तो याद होनी चाहिए, तेंदुलकर कमेटी अराउंड 22% बीपीएल, और ऑक्सफैम इनइक्वालिटी वो भी एक ऐसा रिपोर्ट है, बहुत चर्चा रहती है। सो दीज आर एटलीस्ट ये दो चीज़ तो हमको पता होनी चाहिए। ओके, सो पार्ट 1 आई प्रूव्ड दैट इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। अब फिर कि वाई इट इज़ नॉट देयर, उसके कारण क्या है। इंक्लूसिव ग्रोथ आपको चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब गरीब लोगों को अच्छा फूड मिले, हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वोकेशनल स्किलिंग सेंटर्स, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, ब्यूटिशियन, हेयर सलून, सारे कोर्स उसको सिखाने चाहिए। ये जो पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ एजुकेशन के लिए, वो सबको बराबर से मिल नहीं पाता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हॉस्पिटल के नाम पर भारत सरकार ने पब्लिक हेल्थ केयर के ऊपर एक्सपेंडिचर, मतलब हॉस्पिटल बनाओ, सरकारी डॉक्टर रिक्रूट करो, पूरे भारत देश का जितना जीडीपी है उसका 5% आपने पब्लिक हेल्थ केयर पर स्पेंड करना चाहिए। दिस इज डिजायरेबल थिंग। लेकिन भारत के केस में रियलिटी ये है कि हम लोग जीडीपी का 2.5% इतना भी स्पेंड नहीं कर पाते। अब ऐसा क्यों है? क्या भारत सरकार को किसी की चिंता नहीं? इज द गवर्नमेंट इनसेंसिटिव? द आंसर इज नो। ऐसा नहीं कि सरकार को चिंता नहीं, बट द प्रॉब्लम इज गवर्नमेंट लैक्स द फिजिकल रिसोर्सेज। वित्तीय क्षमता ही नहीं है उनके पास, तिजोरी में इतना पैसा ही नहीं है, क्योंकि टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है। लोग अगर कर ही नहीं चुकाएंगे तो सरकार पैसा कैसे हासिल करेगी। इकोनॉमिक सर्वे ये भी बोलता है कि भारत के अंदर जितने वोटर्स हैं उसमें से हार्डली 4% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। बाकी के सब लोग क्या गरीब हैं? थोड़े लोग होंगे गरीब, बट आइडियली भारत का जितना डेवलपमेंट है, सामने इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, सब जगह देखो कितने लोग वोट देते हैं, कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं। तो सर्वे का ये मानना है कि कम से कम भारत की 23% एडल्ट पॉपुलेशन, यानी वोटिंग एज वाली पॉपुलेशन ने इनकम टैक्स भरना चाहिए, उतनी तो इनकी इनकम है। बट उसमें से हार्डली 4% भर रहे हैं। वो क्या दिखाता है कि पब्लिक टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी के चक्कर में बहुत ज़्यादा है। सो वी कैनॉट एक्सपेक्ट दैट फूड, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब में कुछ अच्छा काम सरकार करे और हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ आ जाए। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द आंसर व्हाई देयर इज नो इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन यहाँ पर हमने गलतियों से बचना है।
कुछ लोग उनको ये मुद्दा मिला तो फिर वो बाकी का जवाब पूरा लिखना शुरू कर देते हैं कि हाउ कैन वी कॉम्बैट द ब्लैक मनी एंड टैक्स इवेजन ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो। भाई वो प्रश्न नहीं पूछा है, वो उसमें आप लगे रहे तो बाकी बहुत सारे मुद्दे चले जाएं। तो एक दो लाइन में लिखना है कि ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन से लड़ना है। मित्रों, यहाँ पर क्रिटिकल टोन नहीं पूछा गया है, निंदा नहीं पूछी गई, आपको आलोचना कीजिए नहीं पूछा है। कुछ लोग फिर शुरू हो जाते हैं कि गवर्नमेंट इतने सालों से इतनी योजनाएं चला रही थी फिर भी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आया बिकॉज पब्लिक में इलिटरेसी ज़्यादा है, पॉलिटिकल करप्शन ज़्यादा है वगैरह। आपको वो लग सकता है बट वो सब यहाँ पर नहीं पूछा है। और दूसरा, पब्लिक में इलिटरेसी ज़्यादा है इसलिए हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, ये लॉजिक हो सकता है 50-60s में आप बोल सकते, लेकिन अगर सेंसस 2011 देखो तो पता चलता है भारत की मोर देन 74% पॉपुलेशन तो लिटरेट है, साक्षर है। तो भारत की पब्लिक अनपढ़ है इसलिए अपना विकास नहीं है, वो सब जमता नहीं। उसमें फिर आपने बात करनी पड़ेगी कि स्किल डेवलपमेंट शायद नहीं है वगैरह। सो इलिटरेसी इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एनी मोर। और फिर कुछ लोग इलिटरेसी उनको नहीं जमे तो पॉलिटिकल करप्शन से वो सीधा पहुंच जाते हैं कि कास्टिज्म ज़्यादा है, फिर सोशल मीडिया में और इनटॉलरेंस बढ़ रहा है और मॉब लिंचिंग और ये वो करके। भाई वो सारे मुद्दे मेंस पेपर 2 के अंदर जो पॉलिटी राइट्स इशू की बातें हैं वहाँ पर कर सकते हैं। हम लोग अभी जो आंसर देख रहे हैं वो मेंस पेपर 3 के हैं, जहाँ पर सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि इकोनॉमी इज द सिलेबस पार्ट। तो इकोनॉमी की बात ज़्यादा करें, नहीं कि सोशल मीडिया और इंटॉलरेंस और मॉब लिंचिंग बढ़ रहा है, दैट इज नॉट आस्क्ड हियर इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो बॉडी पार्ट 1 में हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के सेलिएंट फीचर और थोड़े ग्लोबल रिपोर्ट की मदद से साबित किया कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। और फिर हमने काम करना था कि सजेस्ट रेमेडीज। तो पहला तो सुझाव मेरा ये है कि सरकार के फिजल रिसोर्स बढ़ाने चाहिए, मतलब ब्लैक मनी को लड़ो, टैक्स का पैसा ज़्यादा वसूल करो। फिर ओनली आफ्टर दैट गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशन स्किल के लिए ढंग से कोई योजना बना पाएगी, खर्च कर पाएगी। सो दिस इज वन सजेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। दूसरा सजेशन है कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी का कवर गरीबों के ऊपर और बढ़ाना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन आप समझते हैं कि सब लोगों के पास बैंकिंग, क्रेडिट यानी लोन, इंश्योरेंस, पेंशन, फिर मैटरनिटी बेनिफिट, मतलब कोई प्रेग्नेंट महिला है तो जितने दिन वो फैक्ट्री में काम करने नहीं जा पाई तो उसको सैलरी मिलना चाहिए। डिसेबल हो गए आप, अनएम्प्लॉयड हो गए तो उसका बेरोजगारी भत्ता अलाउंस मिलना चाहिए। ये सब कवरेज हो तो हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, सोशल सिक्योरिटी हुई। बट भारत में वैसे तो बहुत सारी योजनाएं चलती हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी हम लोग पाते हैं कि इनफॉर्मल वर्कर्स, अनौपचारिक कामदार, जैसे आपके घर में जो काम करती है काम वाली बाई या जो ईंट की भट्टी में काम करते हैं, वो सब लोगों को ये लाभ नहीं मिल रहे हैं। देन गिग वर्कर्स, गिग वर्कर मतलब वो जोमेटो और स्विगी का डिलीवरी बॉय या उबर वाली टैक्सी चलाने वाला टैक्सी वाला, उन लोगों को भी ये सब कवरेज बहुत जगह पर नहीं मिल रहा है। लार्ज सेक्शन ऑफ रूरल इंडिया इज नॉट कवर्ड इन दिस स्कीम्स। अगर हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर के इंडिकेटर देखें, जैसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी, वो सब बेंचमार्क होते हैं कि आपके भारत देश का जीडीपी कितना है उसके सामने इंश्योरेंस में प्रीमियम कितना है, या फिर कि भारत देश की पॉपुलेशन कितनी है उसके सामने कितना इंश्योरेंस में प्रीमियम आया। तो पता चलता है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, दूसरे सब देशों के पैरेलली हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं है। तो अगर इंश्योरेंस कवर नहीं होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा, तो गरीब आदमी अगर बीमार पड़ गया, मर गया, तो पूरी फैमिली आप सोचिए गरीब से उससे और गरीब हो जाएगी। सो वी हैव टू एड्रेस दिस चैलेंजेस। भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉन्जी स्कैम, चिट फंड स्कैम में पैसा गंवा देते हैं, खासकर गरीब लोग। तो वो पहले से भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, तो इंक्लूसिव ग्रोथ होने से उल्टी इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है। फिर थर्ड सेगमेंट में हम बात करें सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी। क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ है तो फिर ये सब नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि ये सब हो रहा है दैट मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। जैसे कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2019, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाया। उसमें बात ऐसी है कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी हासिल कर पाता है, उसको नौकरी अच्छी मिले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ अच्छा मिले अपने माँ बाप की तुलना में, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर पॉजिटिव सोशल मोबिलिटी है, सामाजिक उत्थान उसका हो रहा है। उस हिसाब से डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे ये सब नंबर 1 है 82 पर कोट डी आइवरी, और भारत देश महान 76 नंबर पर, मतलब बॉटम साइड में हम लोग हैं, जो दिखाता है कि सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। आलिया भट्ट एंड करीना कपूर टाइप के लोग, उनके पास सब कुछ है और फिर नीचे जो हैं उनके पास कुछ नहीं है और वो आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं।
लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी। यूएनडीपी उसका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी उसका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, वो सब के अंदर भी हम पाएंगे कि महिला विकास या जितना बच्चियों का शिक्षा और एम्पावरमेंट होना चाहिए उसमें हम लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। नाउ अगेन हियर आई रिपीट, सारे डेटा और नंबर्स मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं, थोड़े थोड़े एक दो रिपोर्ट के नाम पता होने चाहिए ताकि जहाँ पर ज़रूरत पड़े आप उसको कोट कर सके। संबित पात्रा को कोई भी चैनल पर आप बुलाएं डिबेट के लिए, क्या वो आ जाएंगे? द आंसर इज यस, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास जो 4-5 मुद्दे होने चाहिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। सो वट एवर इज द डिबेट ही कैन कंडक्ट। सिमिलरली इकोनॉमी की जो आंसर राइटिंग है उसकी बहुत बड़ी हवा बना दिया, असल वाइज अदरवाइज तो इतनी बड़ी हवा है ही नहीं। 4-5 गिने चुने एरिया हैं, गिने चुने कुछ रिपोर्ट होते हैं हर जगह पर, उसी को कोट करके खिचड़ी पकानी होती है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, यू कैन डू इट, बट शर्त यह है कि वो एक बार पता चल गया और जो रटना है तो रट लेना है उसे। हाँ, तो मैं कह रहा था ये सब चीज़ें भारत में नहीं है, मोबिलिटी नहीं है। सो सच डेटा इंडाइसिस ये क्या प्रूव करते हैं? भारत में वीमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, पीए, ट्रांसजेंडर, नॉर्थ ईस्ट इंडियन, दे आर फेसिंग चैलेंजेस, डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो अपना एजुकेशन इकोनॉमिक गोल परस्यू करने के लिए आगे बढ़े। सो वी नीड टू पे स्पेशल अटेंशन टू देयर नीड्स, देयर राइट्स। उस हिसाब से स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सब ठीक चल रहा है, बट और अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है, जो कि काफ़ी जानी मानी और रिस्पेक्टेबल थिंक टैंक है, और वो अगर कहे कि इंडिया का 76 है, हो सकता है हमको लगे कि इतना भी खराब नहीं है भारत देश, बट कम से कम एटलीस्ट 20 में तो होना चाहिए। सो वी हैव टू एस्पायर फॉर ग्रेट थिंग्स, तभी इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है। सो यस, वी हैव टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्ट द सिविल राइट, जेंडर राइट वगैरह। लेकिन जब आप ये वाले एंगल लिख रहे हैं तो अगेन आई विल कॉशन यू, मिस्टेक मत करो। मिस्टेक क्या है? मेंस पेपर 1, मेंस पेपर 2 का सिलेबस ऐसे वर्डिंग किया है कि वहाँ पर जैसे पेपर 1 में इश्यूज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, लिंग्विस्टिक स्टेट्स वगैरह, तो वहाँ पर सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात हो सकती है। मेंस पेपर 2 में भी वही सब वीकर सेक्शन और उनके सब राइट्स की बात है, तो उधर आप बहुत की ये, फॉर एग्जाम्पल बात करें आप, मॉब लिंचिंग, काउ विजिलेंटिज्म, ट्रिपल तलाक, दलित एट्रोसिटी, एलियनेशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, वो सब वहाँ पर ज़्यादा उचित है बात करना। जबकि मेंस पेपर 3 का जो सिलेबस है उसका टोन कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, दोज आर द पॉइंट्स। तो फिर मेंस पेपर 3 के अंदर आप वो सारी बात करेंगे, दिस ट्रिपल तलाक एंड दलित एट्रोसिटी, तो वो सिलेबस के टोन के हिसाब से अच्छा नहीं, सो यू मे नॉट गेट द बेस्ट मार्क्स। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की और क्लास कास्ट डिवाइड की बात हमने नहीं करनी। ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वहाँ पर हमारा फोकस मेन रहना चाहिए इकोनॉमी साइड पर, बिकॉज वी आर डूइंग द आंसर फॉर पेपर 3। फिर वापस आते हैं, तो हम लोगों ने प्रश्न ये था इंक्लूसिव ग्रोथ तो भारत में डिफाइन कर दिया, सेलियंट फीचर और डेटा से साबित किया कि नहीं है। रेमेडीज में मैंने बताया कि फिजिकल रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, ब्लैक मनी से लड़ना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल सिक्योरिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन, सिविल राइट, जेंडर राइट की बात करो। उसके बाद आप आगे बढ़े सेक्टर्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर तो ठीक ठाक सब कर ही रहा है, बट एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा करने की आवश्यकता है। और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए गरीब लोगों के जो एमएसएमई हैं या स्टार्टअप वो बनाना चाहते हैं, उसमें उनकी कुछ मदद हो जाए। सो वन बाय वन वी कैन राइट अबाउट दिस थिंग्स। जैसे कि बात करें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, तो भारत की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, लेकिन हम लोग पाते हैं कि इवन आफ्टर द बम्पर क्रॉप फार्मर को उसके रिमनरेटिव प्राइजेस, अच्छी पैदावार की अच्छी रकम नहीं मिल पाती। क्यों? एपीएमसी मंडी में सब एजेंट दलाल शोषण करते हैं। 2018 में नाबार्ड ने एक सर्वे किया तो पता चला कि एग्रीकल्चर पर निर्भर कोई रूरल फैमिली है, उसकी मंथली इनकम क्या है? उसको एग्रीकल्चर से हार्डली 4,000 रुपये भी नहीं मिलते, 3,100 रुपये ही मिलते हैं। यानी कि फार्मिंग आप करोगे तो उससे बहुत प्रॉफिट हो जाएगा ऐसा तो है नहीं, तो मतलब वो गरीब ही रहेगा और गरीब हो जाएगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ चला जाएगा। सो दिस इज वन प्रॉब्लम एरिया। सॉल्यूशन फिर आप उसके क्या बताएंगे? इफ़ यू वांट टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसकी प्रोक्योरमेंट की नीतियाँ हैं उसमें सुधार करें। उसमें वो पीएम आशा वगैरह कुछ योजनाएं आई हैं, बट उसको और बेहतरी से लागू किया जाए। एपीएमसी मंडी के अंदर जो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको एंड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, ई नाम वगैरह को एनकरेज करे, उसके लिए सरकार ऑर्डिनेंस भी लेकर आई है। फिर
कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उनके साथ फार्मर्स का डायरेक्ट टाई अप करवा दें, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक की सुविधा, लोन की सुविधा, इनकम सपोर्ट टू परचेज द फर्टिलाइजर एंड सीड, जैसे सरकार की योजनाएं, पीएम किसान योजना 6,000 रुपये पर ईयर मिलते हैं, ताकि उसको वो गांव के श्रॉप साहूकार से पैसा, बनिए से पैसा कम उधारी में लेना पड़े, तो वो जो पूरी विशेष साइकिल क्रिएट होती है कि उसने उधार लिया और सुसाइड करना पड़ा, कम हो सके। फार्मर सिर्फ खेती बाड़ी करेगा कि मैं वीट उगा लूंगा और मेरा काम हो गया, नॉट पॉसिबल। अगर उसको इनकम बढ़ानी है तो साथ ही साथ उसने कुछ हॉर्टिकल्चर मतलब बागायती, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल हैं, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन, एक्वाकल्चर या श्रिम्प फार्मिंग, झींगे मच्छियाँ अपने खेत पे छोटा सा तालाब बनाकर उसको वो बनाए, ये सब करेगा तो उसकी इनकम बढ़ सकती है और इंक्लूसिव ग्रोथ आ सकता है। तो ये सब अगर हम काम करें देन इट कैन हेल्प इन इंक्लूसिव ग्रोथ। सेकंड पार्ट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो आज के लेक्चर में जो सबसे पहला सवाल हमने सॉल्व किया कि वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुड नॉट क्रिएट लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, उसी के कुछ पॉइंट्स आप वापस यहाँ पर रिपीट कर दो कि कैसे भारत में एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर में जंप किया था आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं थे। तो अगर हम अब मैन्युफैक्चरिंग को और फोकस करें तो लो स्किल पीपल को वहाँ पर जॉब मिल सकती है, खास करके लेदर, टेक्सटाइल, और उनको बोले स्मॉल टाउन, अर्बन, स्मॉल अर्बन एरियाज में जाइए, तो उन सबसे इंक्लूसिव ग्रोथ आ सकता है। उसके अलावा जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कि रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करे, तो उसमें जूट, बाम्बू, कोयर इंडस्ट्री, उसको एनकरेज करेंगे तो उससे भी इंक्लूसिव ग्रोथ आ सकता है, जॉब्स मिल सकती है। वही रिपोर्ट और वो सब चीज़ें यहाँ पर रिपीट करनी है। तो मैं जो आपको आगे बता रहा था कि संबित पात्रा की तरह कोई भी डिबेट हो, घूम फिर के यही मुद्दे आगे पीछे आ जाते हैं जहाँ तक कि ग्रोथ के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो वंस यू गेट अ हैंग ऑफ दिस, ये कोई बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग चीज़ नहीं है। हम लोग आगे बढ़े। इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर एक बात मैंने आपको बताई कि अर्बन और रूरल एरिया के अंदर एक समान विकास होना चाहिए। उसी प्रकार वेस्टर्न इंडिया में आप बात करो कि महाराष्ट्र या गुजरात का जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वहाँ के लोगों का, तो सामने इस तरफ उड़ीसा के गरीब लोगों के पास भी वो सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छा रोड, अच्छी सड़क, ये सब होना चाहिए। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस शुरुआत के जो 5 ईयर प्लान थे वहाँ पर फोकस था कि हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, बैंकों का नेशनलाइज करेंगे। ये सबसे जॉब्स तो क्रिएट हुए, बट वो कैसे थे, एजुकेटेड पर्सन के लिए ही। वो बड़ी बड़ी कोई ओएनजीसी टाइप की कंपनी बनाओ तो उधर तो इंजीनियरिंग किया है वही आदमी नौकरी ले सकता है। बैंकों का नेशनलाइजेशन करके बैंक में मैनेजर की भर्ती करें तो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, कॉमर्स वगैरह का आदमी जा सकता है। तो गरीब लोगों से को उसमें जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं। और आगे चलते धीरे धीरे अलग अलग कारणों के चलते देर आर रीजनल डिस्पैरिटीज। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो ईस्टर्न इंडिया में, वहाँ पर कितने स्टार्टअप या नए फॉर्म बनते हैं, तो वेस्टर्न इंडिया के सामने वो बहुत पीछे है। इसलिए वहाँ पर अच्छे काम होंगे तभी इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है। तो आगे हमने जो प्रश्न देखा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट नहीं बन पाए और उसमें क्या सॉल्यूशन है, तो ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा कॉलेज बनाए जाए, लेबर लॉज को रिफॉर्म किया जाए, देन वी कैन क्रिएट जॉब्स एंड इट कैन हेल्प इन इंक्लूसिव ग्रोथ एज वेल। सो वी आर डन विथ ऑल दिस। बॉडी में सजेस्ट रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज हमने बता दी। इसको आप और एक्सपांड करें तो 1200-1500 शब्दों का निबंध भी आप लोग लिख सकते हैं। नाउ लास्टली द कंक्लूजन। कंक्लूजन दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है आप नेगेटिव बोलना शुरू करो कि अगर भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा तो टेररिज्म और ये वो प्रॉब्लम होगी, सो देयरफॉर वी हैव टू एड्रेस दिस। या फिर आप ऐसा पॉजिटिव में लिख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं देन वी मस्ट स्ट्राइव फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। तो दोनों ही कंक्लूजन बनाते हैं, पहला वाला नेगेटिव टोन में कि अगर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, तो भारत के जो गरीब और वीकर सेक्शन का यूथ है, नौजवान है, उसमें डिसअफेक्शन आ जाएगा। भारत देश के प्रति जो प्रेम भाव या राष्ट्रभाव है कम हो जाएगा। देन दे विल बिकम मोर ससेप्टिबल टू द प्रोपोगेंडा टैक्टिक्स ऑफ द टेररिस्ट, नॉर्थ ईस्ट सेसेशनिस्ट ग्रुप, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, नक्सलवादी आतंकवादी अपनी गैंग में शामिल कर देंगे और उसकी मदद से उनको बहला फुसलाकर आईएसआई वाले जो राइट्स कराते हैं, लोन वुल्फ अटैक, मॉब लिंचिंग, विजिलेंटिज्म, ये सब चीज़ें पहले से और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर आदमी गरीब रह जाता है तो गरीब आदमी अल्कोहलिज्म, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, डोमेस्टिक अब्यूज़, घरेलू हिंसा, घर की बेटी महिलाओं के साथ मारपीट, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं।
अगर कोई महिला या कोई बच्चे गरीब हैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब बढ़ता है। तो यानी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा तो ये नेगेटिव चीज़ें पहले से और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो भारत में जो नेशनल यूनिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो सब हो नहीं पाएगा। एंड देयरफॉर इंक्लूसिव ग्रोथ मस्ट बी अटेन्ड ऑन अ वॉर फुटिंग और प्रायोरिटी बेसिस। अग्रता क्रम में हमने समोवेशी विकास को इसलिए हासिल करना है ताकि इन सब से हम लोग लड़ सके। तो कंक्लूजन का एक ये तरीका है। कंक्लूजन का दूसरा तरीका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलना शुरू कर दो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है कि एंड द पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर। गोल नंबर 3 है कि इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एजेस। गोल नंबर 5 की जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता। गोल 10 रिड्यूस इन इक्वालिटी विद इन कंट्री। तो वो इंश्योरेंस और वो सब चीज़ों की, और पॉवर्टी रिमूवल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सब चीज़ों की ज़रूरत है। सो अचीविंग ईच ऑफ दिस गोल इट रिक्वायर्स दैट इंक्लूसिव ग्रोथ जरूरी है, एंड देयरफॉर वी मस्ट स्ट्राइव फॉर इट, एड्रेस दिस ऑन वॉर फुटिंग। अग्रता क्रम में इसको हल करना होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ के ये जवाब में लोग गलतियां क्या करेंगे? प्रश्न ये है कि क्या भारत में है कि नहीं, तो यस और नो साबित करो, एंड देन व्हाट वी कैन डू, उसकी बात करनी। इधर हमको रोना धोना नहीं पूछा है। जो लोग बहुत गरीब होते हैं उनके सर पे छत नहीं होती है तो बारिश आती है और उनका सब सामान भीग जाता है और वो बीमार हो जाते हैं, तो फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं, उनकी उपचार ठीक से नहीं हो पाता तो वो और गरीब हो जाते हैं। हाउ मैनी वेज डज अ पुअर पर्सन सफर, वो पूरा रोना धोना नहीं पूछा है, क्योंकि वो लिखने बैठे तो जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है उसमें आपकी वर्ड लिमिट खत्म हो जाएगी। सिमिलरली कुछ लोग रोना धोना शुरू करते हैं तो एग्रीकल्चर में आ गए तो बस किसान बहुत परेशान है और उसको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा और वो डेट ट्रैप में फंसा है और किसान आत्महत्या कर रहा है वगैरह। सैडली दोज थिंग्स आर ट्रू, बट वो एक सेक्शन में आप लिखना शुरू करेंगे तो बाकी सब जवाबों पर भी तो आपने एंगल्स पे चर्चा करनी है। सो डोंट गेट फिक्सेटेड ऑन रोना धोना फॉर एन एक्सेसिव पार्ट। आपको ये नहीं पूछा है कि वो कितने दुखी हैं, आपको ये पूछा है कि वो क्यों गरीब हैं और उनको गरीबी से अमीरी में लाने के लिए क्या करना है। सेकंड, कुछ लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। रैंडमली कुछ याद आया और लिखना शुरू किया, ऐसा नहीं। लॉजिकल स्ट्रक्चर लाइक एग्रीकल्चर में ये करो, मैन्युफैक्चरिंग में ये करो, एमएसएमई में ये करो, स्टार्टअप में ये करो, वीमेन के लिए ये करो, वीकर सेक्शन। इट शुड बी इन सम टाइप ऑफ हेडिंग एंड बुलेट फॉर्मेट, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। प्रश्न है इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समोवेशी विकास, मतलब अमीर गरीब, रिच पुअर, विमेन, एससी एसटी, सबका विकास। यहाँ पर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी दैट इज नॉट द मेन थीम, स्किल डेवलपमेंट दैट अलोन इज नॉट द मेन थीम। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड और वो अलग दिशा में कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होता है और ये वो सब में नहीं पूछा है। तो कुछ लोग ट्विटर वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं और ऐसा ही फिर वो मेंस और इंटरव्यू में लिखना और बोलना शुरू करते हैं। भारत में निपोटिज्म, भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा है, और फिर वो सुशांत सिंह एंड कंगना रनावत एंड फ्रॉम देयर एग्जाम्पल वी कैन सी लाइक दिस कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। यू आर डाइग्रेसिंग माई फ्रेंड्स। इवन फॉर द ऐसे पेपर दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर नॉट सुटेबल, क्योंकि आईएएस एग्जाम जो परीक्षा है इट रिक्वायर्स सर्टेन लेवल ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशन। उसका जो इवेल्युएटर होता है, उसकी रियल इंटरव्यू पैनल में जिस टाइप के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स एंड प्रोफेसर्स और वो ब्रिगेडियर और नेवी वगैरह के एडमिरल टाइप लोग बैठते हैं, उनके दिमाग में एक फ्रेम होती है कि एक आइडियल आईएएस आईपीएस कैसा दिखना चाहिए, और उनके दिमाग में ऐसी भी फ्रेम होती है कि एक क्लर्क कैसा होता है, एक ड्राइवर कैसा होता है। दोनों में फर्क होता है। फिल्म में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, दैट टाइप ऑफ टॉपिक यू स्टार्ट, तो उसको लगता है ये आदमी इस साइड पे ज़्यादा है, इस साइड पे कम है। सो बी वेरी केयरफुल इन व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन एंड एग्जाम्पल्स यू आर यूजिंग। बॉलीवुड एग्जाम्पल तो कभी 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 किधर भी लिखना नहीं चाहिए। एक्सेसिव फोकस ऑन एजुकेशन सेक्टर भारत में फेल हुआ है और पब्लिक के पास स्किल नहीं है, वी डोंट हैव द जॉब रेडी ग्रेजुएट्स, इसके चलते इंक्लूसिव ग्रोथ में दिक्कत आ रही। सो अगेन वो एक ही सेक्टर में आप फिक्सेट हो गए, वो नहीं होना चाहिए। आप जो भी बात कर रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए थोड़े ग्लोबल रिपोर्ट्स, डेटा कुछ तो हाथ में होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि पब्लिक हेल्थ केयर पे 5% स्पेंड करना चाहिए जीडीपी का, जबकि भारत में 2.5% भी हम स्पेंड नहीं कर पाए। सो दिस टाइप ऑफ डेटा एंड देन यू प्रूव कि इसका ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। इकोनॉमी के अंदर बिना डेटा के हर एक जवाब हवाबाजी में आप लिखेंगे तो अच्छे मार्क खींचना मुश्किल है। स्वच्छ भारत अगर नहीं होगा तो
पब्लिक खुले में शौच में जाएगी और फिर उनको वो सब वाटर बॉर्न एयरबॉर्न डिसीज हो सकते हैं, तो उसके चलते इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि वो गरीब होगा तो गरीब ही रह जाएगा, बीमार होगा उसकी सेविंग चली जाएगी। भाई वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग विंडेड टाइप ऑफ बीरबल की खिचड़ी आप पका रहे हो। वो निबंध के पेपर में खींच सकते हो ये वो करके, बट 250 वर्ड्स में आपकी, क्योंकि पब्लिक खुले में शौच में जाती है इसलिए भारत का इंक्लूसिव ग्रोथ कम है, भाई वो बहुत ही लो वेट वाला टॉपिक है, सो इग्नोर दैट, वो जमता नहीं 250 वर्ड्स में, आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं। प्रश्न में ये है कि गिव द सजेशंस, तो ऐसे सजेशन मतलब योजनाओं की पूरी लिस्ट नहीं देनी है, आपने सजेस्ट करना है कि क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट ही देना शुरू करें, ये योजना बी योजना सी योजना, तो फिर आपका सजेशन क्या है, आप तो सिर्फ योजना दिखा रहे हैं। योजना की सूची नहीं मांगी, आपसे सुझाव मांगे। ऑफकोर्स योजना के कुछ नाम लिख सकते हैं, बट डू नॉट ओवर डू इट, अतिरेक ना करें। तो इसको हम कंटेम्पररी क्वेश्चन बोल सकते हैं। स्पान तो मोर देन D-2 ईयर्स, आज़ादी मिली तब से ये रोना धोना चाली है अपना। डिफिकल्टी मीडियम, वैसे तो सब लोग इसमें लिख सकते हैं, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो वो भी लिख सकता है, लेकिन अच्छे मार्क खींचने के लिए जो लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग चाहिए, कंसाइज एक्सप्रेशन। कंसाइज एक्सप्रेशन मतलब एक लाइन में ही वो 2 लाइन की 3 लाइन की बात कर दे, जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि वो एक लाइन की बात 5 लाइन में खींच देते हैं। कंसाइज एक्सप्रेशन मीन्स पुटिंग मोर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड पॉइंट्स इन लेस नंबर ऑफ वर्ड्स। वही होंगे तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स 250 वर्ड्स में पैक कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स खींच पाएंगे। तो अराउंड 6 या उससे ज़्यादा मार्क्स आप 15 में से ले सकते हैं। तो आज हमने देखा 2017 मेंस पेपर 3 और उसके अंदर इकोनॉमी के क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ, वो देखा। बाकी 2 प्रश्न बाकी हैं, बट दैट विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। एंड अगेन स्पीकिंग ऑफ ऑल दिस पॉवर्टी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इकोनॉमी की ये जो सब बातें हो रही हैं, उसके लिए मेरा पूरा फुल लेंथ इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म में। वहाँ पर प्रीलिम और मेंस के लिए वी आर टारगेटिंग 2021। गुरु शुक्र शनि रवि रात 9 बजे से क्लास होती है, इवन नाइट प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन अटेंड। रैपिड रिवीजन हैंडआउट, पावर पॉइंट्स, हिंदी टर्मोलॉजी फॉर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि अलग से वो शब्दकोश में सब ढूंढना ना पड़े कि CRR का हिंदी क्या होता है, GDP का हिंदी, वो सब हैंडआउट में दिया है। बजट इकोनॉमिक सर्वे कवर हो रहा है, और इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ 1 साल का नहीं, पिछले 5 साल के, ताकि ऐसे जो भी मेंस के प्रश्न हैं आप उसे सॉल्व कर सके। एंड देयर इज ऑल्सो वीकली क्विज विथ रैंकिंग सिस्टम, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू आर वेलकम टू ज्वाइन इट। और चेकआउट के वक्त आप यूज कर सकते हैं कोड mrunal.org फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो स्टे ट्यून्ड, बाकी के जवाब भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा 2020 प्रीलिम में जो मेरी पुरानी बैच के स्टूडेंट है, उसके बाद जो जो अपडेट्स आए उनकी मदद के लिए फ्री में मेरी सीरीज चल रही है Win20 CSP। आत्मनिर्भर भारत तक कंप्लीट किया था, फिर पिलर 3, 4, 5, 6 वो भी धीरे धीरे कवर होते जाएंगे, बट क्योंकि अपनी एग्जाम अक्टूबर में है तो मैं उसको धीरे धीरे इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि लेटेस्ट में लेटेस्ट चीज़ आपको एक बार में मिल जाए। ऐसा नहीं कि 3-4 वीडियो मुझे बनाने पड़े, क्योंकि हर बार नया वीडियो बनाए तो आपको भी रिवीजन के लिए कम PDF फाइल्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि और बनती जाए। तो मैं वो करूँगा, डोंट वरी, आई विल डू इट। सो स्टे ट्यून्ड at unacademy.com at munal.org, जहाँ पर ये सब स्पेशल क्लास होती रहती है। सो आई विल एंड द क्लास हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम।